कृषि की समस्या, उद्योग की समस्या, उसके बाद गरीबी, बेरोजगारी, जितना भी टर्म, पर्यावरण समस्या, जलवायु परिवर्तन, इतनी समस्याएं दुनिया में है, बुजुर्गों की समस्या, मित्रों की समस्या, जितना भी चीज है समस्या बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करना चाहिए, उसी से क्वेश्चन आते हैं। बिहार डिजास्टर के लिए फेमस है, बिहार बाढ़ और सूखे के लिए फेमस है, तो बाढ़ सूखा पर निबंध हर दिन एक टॉपिक निकालिए। शुरुआत में हो सकता है कि 10 लाइन से ज्यादा आप नहीं लिख पाए, और 10 लाइन लिखने में आपको आधा घंटा लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो घबराना नहीं है। आज 10 लाइन लिखने में आधा घंटा लगा, कल 10 लाइन लिखने में लगेगा 25 मिनट, अगले दिन 10 लाइन लिखने में लगेगा 20 मिनट, हो सकता है अगले दिन 20 मिनट में आप 20 लाइन लिख दें। तो धीरे धीरे आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, प्रीलिम चूंकि मेंस में 2 महीने का समय दे रहे हो, सितंबर में पीटी होगा और मेंस तुरंत दिसंबर में ले लेंगे, तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा पढ़ पाए। तो अभी से कुछ मत कीजिए। प्रीलिम के लिए बस सुबह उठिए और 100 क्वेश्चन कम से कम, मिनिमम है वो 200 भी कर सकते हैं, मिनिमम 100 क्वेश्चन एमसीक्यू आपको प्रीवियस पेपर का लगाना है रोज। हम बार बार ही मंत्र बताते हैं। दूसरा मंत्र है कि डेली सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले 2 घंटे एकदम मिनिमम ये करना है आपको। क्या? करंट अफेयर। करंट अफेयर में जो हम लोग वार्षिक पढ़ते हैं, स्पीडी उठा लिए, एडिटोरिया उठा लिए, ये सबसे गंदा मेथड है पढ़ाई करने का। करंट पढ़ने का सबसे वर्स्ट मेथड है ये। बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए करंट हमेशा डेली न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन से पढ़ना चाहिए। मंथली मैगजीन, हर महीने के मैगजीन और अखबार पढ़ते हुए आप चलते हैं दिमाग से, ध्यान से, तो मान के चलिए कि 30 अगर करंट अफेयर का सवाल रहेगा तो उसमें से 28 सवाल आपका कहीं नहीं जाएगा। 30 में 30 सही हो जाएगा, नहीं तो 27-28 तो सही होगा ही। और वार्षिक करंट अफेयर अंतिम 20 दिन में, 1 महीना में पढ़ के जाइएगा। हम लिख के देते हैं 30 में से खूब भगवान जी खुश रहे तो 20, नहीं तो 15 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं होगा। करंट में हमेशा आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए अगर चाहते हैं कि 30 में से 30 करंट अफेयर हो जाए तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। मंथली मैगजीन और डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको लगता है कि हमको रटने में दिक्कत हो रही है तो उसको डायरी में नोट भी कर लेना है ताकि बार बार उसको देख पाए। और जब भी मंथली मैगजीन पढ़िए तो कम से कम एक, जैसे आपने लिया मान लीजिए विजन का, आपने मान लिया कि विजन का मई महीने का मैगजीन खरीदा, तो मई महीने का जो विजन का मैगजीन है उसको जब लीजिए, जब जिसका भी आप पढ़ते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैगजीन सब बढ़िया होता है। किसी में 2 करंट ज्यादा है, किसी में 2 कम, उसके लिए हम 50 को मैगजीन पढ़ेंगे। कोई एक मैगजीन फॉलो करना है, ओनली वन। या तो दृष्टि आईएएस का आता है मैगजीन, हिंदी मीडियम में ठीक ठाक है मैगजीन हो, प्रतियोगिता दर्पण पीडी आता है, क्रॉनिकल आता है। आपको जो मैगजीन पसंद, कोई एक मैगजीन लीजिए, इनमें से कोई एक लीजिए और उसको कम से कम 4 बार 5 बार 1 महीने में पढ़ जाइए। एक मैगजीन को एक बार में याद नहीं रहता, भाई पढ़ गए जी मैगजीन, हो गया जी करंट, कभी नहीं होगा। करंट अफेयर बिल्कुल नई चीज होती है, एक बार में याद नहीं रहता। कम से कम 4 बार 5 बार आपको पूरे महीने में मैगजीन को पढ़ जाना है रगड़ के। अंडरलाइनिंग हैंड में बैठ के रटिएगा मत, बस ध्यान से पढ़ते हुए इस पार से उस पार चले जाइए। 4 बार से 5 बार जाना, इस बार से उस पार। उतना मोटा होता अखंड रामायण। अखंड होता है ना गांव में जी, और अखंड रामायण देखे हो, कई जगह पर तो जय सिया राम करते हैं पूरे 24 घंटा, और कुछ जगहों पर पूरा रामचरितमानस पढ़ जाते हैं। उतना मोटा किताब 24 घंटा में आदमी पढ़ जाता है, तो मैगजीन को 1 महीना में 5 बार नहीं पढ़ सकते हैं क्या? कौन बड़का बात है? रोज 3 घंटा पढ़िए ना, 1 घंटा न्यूज़पेपर और 2 घंटा मैगजीन, तो 3 घंटा आप करंट को दीजिए। जो करंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो 3 घंटा आपको करंट अफेयर, डेली 100 क्वेश्चन एमसीक्यू लगाने में आपको व्याख्या के साथ लगाएंगे ना तो 2 घंटे लग जाएगा। तो कितना घंटा हो गया? 5 घंटा। ये मिनिमम खुराक बताए, ये मिनिमम खुराक है। जैसे दाल भात खाते ना आप, रोटी सब्जी खाते हैं ना आप, तो ये मिनिमम है। इसके बाद अब जूस पी लीजिए, जो मार्केट में जा रसगुल्ला खा लीजिए, पिज्जा बर्गर खाना है वो खा लीजिए, पॉपकॉर्न सिनेमा हॉल में बैठ के खा लीजिए, वो बात अलग है। लेकिन कम से कम दाल भात तो खाना पड़ेगा, कम से कम रोटी सब्जी तो खानी पड़ेगी आपको, मिनिमम है ये रोटी सब्जी दाल भात की तरह है भैया। संडे हो या मंडे, दुखी हो सुखी हो, आपको बीमार हो बुखार हो, कम से कम 5 घंटा का रूटीन तो आपको रखना पड़ेगा, जिसमें 2 घंटा प्रीवियस पेपर 100 क्वेश्चन और 3 घंटा आपको मैगजीन और न्यूज़पेपर। हो गया क्लियर? इसके बाद जब आप प्रीवियस पेपर लगाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये वाला पार्ट हमारा कमजोर है। जब एमसीक्यू लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये वाला पार्ट से हम क्वेश्चन ज्यादा गलती कर रहे हैं, हमको फोकस कहाँ करना है। कई बार होता है कि पूरा विषय कमजोर होता है, साइंस मेरा पूरा कमजोर, ऐसा भी होता है ना, हिस्ट्री मेरा पूरा कमजोर, या कभी कभी होता है साइंस में हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, बायोलॉजी गंदा है, या फिर बायोलॉजी में भी या फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों ठीक है, उसमें कुछ चैप्टर गंदा है तो नाम लिख देंगे बायो, चैप्टर का नाम हार्मोन्स, मेरा हमेशा गलती होता है हार्मोन, जो गलती चैप्टर होता है। फिजिक्स में आ गए मैकेनिक्स, इसमें वेव मोशन से क्वेश्चन हमारा गलती होता है तो वेव मोशन, सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ लेंगे बार बार, अच्छी किताब में जाकर के। अच्छी किताब का मतलब एनसीईआरटी
या कोई बढ़िया किताब, कोई अच्छे राइटर लिखे हैं कोई साइंस की किताब, उसमें से जाकर उस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मतलब आप जब MCQ लगाएंगे तो पता करते चलिए साथ साथ कि मेरा कौन सा सेक्शन है जो वीक है, जहां से क्वेश्चन हम ज्यादा गलती करते हैं और उसी कारण मेरा रिजल्ट 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाता है। उस सेक्शन को आप डायरी में नोट कीजिए और जैसे भी हो उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो 5 घंटा, उसके बाद 1-2 घंटा आप उस टॉपिक को दीजिए जो आपका कमजोर है। 1 घंटा भी दे देंगे चलेगा, काम 3 महीना समय काफी है। 1 घंटे दीजिए, 1.5 घंटे दीजिए ना भाई। 1.5 घंटा हो गया तो कितना, 6-6.5 घंटे हो गए। अगला 1.5 घंटा आप दीजिए क्लास में जो टीचर्स पढ़ाए हैं, क्योंकि टीचर बहुत परीक्षा फेल कर चुका होता है, अब बहुत परीक्षा पास कर चुका होता है, उसे अनुभव होता है कि किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सब महत्वपूर्ण बात अपनी कॉपी में वो चैप्टर में लिखवाता है। तो टीचर की कॉपी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस क्लास का नोट्स नहीं। यहाँ जो मिला है मोटा मोटा नोट्स ना, वो सब बिल्कुल वाहियात चीज़ होता है। किसी भी कोचिंग का नोट्स सबसे गंदा चीज़ होता है। नोट्स पढ़ना, कोचिंग का नोट्स क्या होता है? कुछ नहीं, कंटेंट का एक टीम होता है जो नोट्स को तैयार करता है। मैं साफ साफ बोलता हूँ, कभी भी पढ़िए टीचर की कॉपी पढ़िए या फिर किताब जो टेक्स्ट बुक जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े राइटर की किताब या NCERT किताब वो पढ़िए। गाइड और जो आपका नोट्स होता है ना, वो एक तरह से वो चीज़ कॉपी पेस्ट किया हुआ रहता है। वो कंटेंट पर पूरे टीम काम करते हैं, इंटरनेट से निकाला डाल दिया, नोट्स प्रिपेयर और दे दो, यहाँ की बात नहीं। तो विजन IAS सोचा, दृष्टि है, सब जगह यही काम चल रहा है। इसलिए सबसे मेन चीज़ होता है टेक्स्ट बुक पढ़ना। तो क्या करना है भैया, 2 घंटे डेली प्रीवियस पेपर 100 क्वेश्चन, 100% PT चाहते हैं तो, न तो झोला उठा के अगले साल भी कोचिंग आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं जी, बाबूजी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या फिर आप भी कमाए होंगे। कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमा के आते हैं, सर 3 साल कमा लिए हैं 4 लाख रुपया, अब 1 साल बैठ कर तैयारी करेंगे, ऐसा होता है। आपको लोग पिताजी ज़्यादा तो पिताजी के दम पे ही रहते हैं, तो आपको लगता है बाबूजी के पास बहुत आप आउटी पैसा आ रहा है, बहुत पिताजी कमा रहे हैं, तो अच्छी बात है जी, बिताइए, कुछ हमारे ऊपर भी खर्चा कर दीजिए, हमको अच्छा लगेगा। तो पढ़ना है, कुछ बनना है तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 3 घंटा इधर सब मिला के 8 घंटे। 8 घंटे क्लास के बाद अपने टेबल पर पढ़ना है। कितना आसान काम है। सुबह में आप 4:30 बजे जग जाइए, बहुत आसान है। मैं बता रहा हूँ कि जगते समय तकलीफ होती है। सुबह में जगने का, तुम 6 बजे भी जगते होगे तो उठने का मन नहीं करता है। 7 बजे जगोगे ना तो जगते समय प्रॉब्लम होवे करता है। कल धूप निकल जाता है, इसलिए लाज से शर्म से उठ जाते, छोड़ो यार सब लोग उठ गया है, अब हम सोए हैं, अभी तक पूरा लॉज काँव काँव कर रहा है और हम अभी तक सोए हैं। ये तो बात अलग है, लेकिन 7 बजे जगने में उतना ही प्रॉब्लम होता है जितना 4 बजे। खाली 4 बजे होता है, कोई जगह नहीं, कोई देख नहीं, चलो फिर सो जाते हैं। भाई नहीं देख रहा है, तुम खुद को तो देख रहे हो ना कि कल अगले बार सिलेक्शन लेना है, तो 4:30 बजे जगिए। आधे घंटे में आप ब्रश वगैरह करके चाय कप बना के पी लीजिए और 5 बजे बैठ जाइए एग्जैक्टली पढ़ने। 5 से 8 3 घंटे एक मुश्त आप सुबह पढ़ लीजिए, कोचिंग आ जाइए। 1 घंटे में कहीं से भी कोचिंग आप आ जाते होंगे। 9 बजे कोचिंग पहुंच जाइए, 9 से 12 आप कोचिंग होते हैं, तो सुबह 5 बजे से आप पढ़ रहे हैं। जब घर लौटेंगे 1 बजे आप, तो आप बहुत थक चुके होंगे, आपका दिमाग उतना काम नहीं कर रहा होगा। जो भी खाना उना बनाए हैं, खाए हैं तो बना, नहीं बनाए तो बना लीजिए। खाना पीना जरूरी है। भूखे रह के पढ़ाई करोगे, 1-2 महीना टिकोगे, इतनी तरह की बीमारी पकड़ेगा, इतना ज़्यादा बॉडी में कमजोरी होगा कि कुछ नहीं कर पाओगे। ये जब मैं बार बार बोलता हूँ, भोजन सबसे पहले, भोजन टाइम से और सोना भी टाइम से जरूरी है। खाना खा लीजिए, थक गए हैं तो रूटीन फिर बता देता हूँ, तो खाना खा के क्या कर लीजिए, सो लीजिए। यानी 1 बजे जाइए तो खाना 1 घंटे में खा के 2 से 3 1 घंटे की नींद आप लीजिए, और उसके बाद 3 बजे फिर बैठ जाइए पढ़ने, तो 3 से 6 3 घंटे का फिर रूटीन बनाइए, 1.5 घंटे का, 6 घंटे हो गया आपका। 6 बजे तक फिर क्या कीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, घूमने निकल जाइए मार्केट में या जहाँ भी आपको जैसे भी रिलैक्स होना है, कंप्लीट रिलैक्स होइए 1 घंटा 7 बजे तक। और 7 बजे से लेके 2-3 घंटे का रूटीन बने 7 से 10 का, उसमें खाना भी बनाइए, खाइए भी, या 2 घंटा कम से कम पढ़ लीजिए, तो 8 घंटे हो गया जी आराम से। और उसके बाद 10 बजे खाना उना खा के मैक्सिमम 10:30-11 बजे तक सो जाइए, और तभी सो पाएंगे जब आपके पास से मोबाइल दूर होगा। ये क्लियर है? हम भी हो या कोई भी हो, मोबाइल पास में है तो नहीं सो पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग वीडियोज भी देखते रहते हैं, इधर उधर कई सारे एप्लीकेशन आजकल आ गए हैं, तो उसमें वीडियो देख देख के आदमी चलाता है काम। तो मैं बस इतना कहता हूँ कि आपकी मर्जी है, क्योंकि पढ़ेंगे तो आप ही को फायदा होगा। आप अगर ना पढ़ेंगे उससे हमको घाटा, और आप पढ़ लेंगे उससे कोई फायदा, मत पढ़िए, उसमें क्या दिक्कत हमको है। सब पढ़िए रहेगा तो सब सिलेक्शन न लेगा। पता चलता है कि कोचिंग में जितने बच्चे उसमें 10% सेलेक्ट हुए, अब बाकी सब अनसेलेक्ट हुए। का है, एक छत के नीचे एक टीचर, पर्सनल कोई टाइम भी टीचर नहीं दिया किसी को। एक लड़का सेलेक्ट होता है, एक लड़का लगातार 5 साल तक यहीं बैठा रहता है, वजह होता है टीचर की बात को नहीं सुनता, वो बढ़िया से मानता नहीं। तो 8 घंटे की पढ़ाई करिए, मिनिमम 7 घंटे तो पढ़िए ही। 8 घंटे की पढ़ाई अगर हो गया तो अच्छी बात है। 10 बजे सोइए, 10:30 में, फिर सुबह 5 बजे जगिए, 4:30 में। कितना हो गया? 10:30 से 4:30 कितना घंटा होता है? 6 घंटा। तो रात को 6 घंटा, दिन को 1 घंटा, 7 घंटे तो बहुत होता है सोने के लिए।
और शाम को आपको समय दे दिए रिलैक्स होने के लिए 7 से 8 6 से 7 एक बार रिलैक्स होने के लिए कब दिए? कोचिंग से 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, खाना बना 3 बजे तक ना जी, 12 1 2 3 बजे तक, 2 बजे तक तो खाना खाने बोल रहे हैं, तो 3 घंटा वहाँ मिला, 1 घंटा शाम को, तो खाना बनाते रहिए, खाते रहिए, जो आपको जैसे भी गाना सुनिए, फिल्म देखिए, जो करना है वो करिए, खूब आराम से हो गया। तो ये रूटीन फॉलो करिएगा तो फॉलो आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर 4:30 बजे वाला रूटीन गड़बड़ा है तो फिर 6 घंटे टाइम आपका निकलेगा नहीं, एकदम क्लियर बात है। तो थोड़ा अलार्म लगाइए, ये सोचिए कि आप पटना क्यों आए हैं, अगर आप सेलेक्ट होंगे तो क्या किसको आराम मिलेगा, कौन पैसा कमाएगा। अगर आप अधिकारी बनते हैं तो आपको गेट खोलने आएगा एक चपरासी या फिर ड्राइवर, उसके बाद आप बैठिएगा। तो इस सब सुविधा किसको मिलना है पूरे ज़िंदगी भर? आपको। तो 4:30 बजे जग रहे हैं तो किस पर एहसान आप कर दे रहे हैं? किसी पर नहीं, अपने ऊपर कर रहे हैं। इसलिए आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो डेली 100 MCQ मिनिमम, 3 घंटे करंट मिनिमम, बाकी विषय पढ़ो या ना पढ़ो कम से कम इतना जरूरी है। और बाकी टीचर की कॉपी को आप खत्म करते रहिए, जमा मत कीजिए। टीचर की कॉपी जमा हो जाएगा तो भी बाद में खत्म नहीं होगा। हमें भी देखें, एक बार पूरा मोटा बन जाता है ना, फिर पढ़ा नहीं जाता। इसलिए रोज के रोज पढ़ते जाइए। तो हम लोग क्या पढ़ा रहे थे क्लास में, अब टाइम पे आ जाते हैं, हम लोग अपने क्लास पे आ जाते हैं। बहुत देर लेक्चर दी करना है इसको, ठीक ना, और मोटिवेटेड हमेशा रहना है। और जैसे भी हो एक टारगेट लेना है कि 69वीं BPSC इस बार कर लेना है। और जिनका इस बार नहीं है, कुछ लोग 70वीं वाले हैं या 71वीं वाले, उनके लिए क्या है कि आप 69वीं मान के ही तैयारी कीजिए। आप ये मतलब नहीं 70वीं, आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम भी सॉल्व करके देखेंगे और हम भी स्कोर 100 के ऊपर ले जाएंगे। मतलब ऐसा हो आपकी तैयारी के भले ही 70वीं देना हो, 71वीं देना हो, 69वीं में ही ऐसी तैयारी कर लेनी है जब 70वीं दे तो हम एकदम टॉप ही कर जाए, है ना। ये मान के पढ़िए कि हमको 69वीं ही देना है। एक भी लड़का है 69वीं का बैठा है, क्लास में टेस्ट होगा तो तुमको बनने नहीं देंगे, हमको 71वीं देना है पर टॉप हम ही करेंगे। यहाँ ये वाला एटीट्यूड से रहना है। और जिसको देना है 69 उसको कहना है कि भाई सुन लो जूनियर हो, तुम लोग हम टॉप नहीं करने देंगे। कंपटीशन ऐसा होना चाहिए। ये कि अभी तो पार्ट 1 में ना है, खाएंगे पिएंगे मौज करके तो यहाँ काहे हैं। पार्ट 1 में अगर ऐसी बात है तो गाँव पे जाइए, बना बनाया खाना मिलेगा। क्या जरूरत इतना तपस्या करने का? गाड़ी नहीं देखे हैं क्या? गाँव में नहीं मिलता गाड़ी उड़ी देखने को, रोड पर यही। अच्छा मॉल उल है ना, मॉल देखने को मिलता है, बगल में है पीछे मॉल। यहाँ लोग कुछ इस मॉल में ज़्यादा तो लोग फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, खरीदने कम अब फोटो खिंचवाने ज़्यादा। बताइए, हम तो नियम बना दे कि अंदर घुसने के लिए टिकट है कम से कम 10 रुपये, आइए, उसमें और भीड़ बढ़ेगा। 10 रुपये टिकट जिसमें लग जाता है ना, उसका क्रेज बढ़ जाता है। कुछ बात है अंदर तभी 10 रुपये ले रहा है, चलना पड़ेगा। हाँ जी, क्या है बताओ, क्या पढ़ाना है आज? हम एक बार सिलेबस लिखवाए थे आप लोगों को, कहाँ तक लिखवाए थे? पूरा लिखवा दिए थे ना। हम शुरुआत कर देते हैं भारत के भूगोल का, ठीक है ना। सिलेबस विश्व का लिखाता रहेगा। बहुत गर्मी लग रहा है। ऑनलाइन में 2 बच्चा जुड़ा है। अरे 2 को जुड़े हो भाई, कम से कम गुड मॉर्निंग तो लिख दो कि जिंदा हैं। गुड मॉर्निंग लिखिए। चलिए, हाँ लिखवाते हैं जबरदस्ती। अगर प्रणाम आप मुझे नहीं करिएगा तो करवाएंगे, करना पड़ेगा आपको, है ना जी। गांव में जाते तो कुछ लोग के पैर नहीं छुए तो उनको प्रॉब्लम है। क्या जी राम नरेश, तुम अपना बच्चा को कहाँ भेजे हो पढ़ने के लिए? अब तो प्रणाम पाती भी भूल गया। तो गाँव पिताजी घर पे आएंगे, क्या जी तुम चाचा मिले तो प्रणाम नहीं किया, बोल रहे थे बताओ, और डांटे पूरा। अब अगली बार से और मियाज खिसिया गया चाचा पर कि बड़ा बने, अगली बार और प्रणाम नहीं करेंगे, कंप्लेन करते हैं प्रणाम करने के लिए। गांव में जाइएगा तो आपसे पूछेगा भी जो जलंती व्यक्ति है वो, कहाँ पढ़ते हो? पटना। बताओ भीमराव अंबेडकर का जन्म किस सन में हुआ था? चलो बताओ A+B के होल स्क्वायर का फार्मूला। चलो बताओ गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ट्रांसलेशन बनाओ। यही सब गांव में आता है 4-5 गो चीज़ लोगों को। आप पूछ के आपके पिताजी के सामने पूछेगा, डेमोरलाइज करेगा से कितना साल से पटना में रखे हो इसको? तो 3 साल से। तो कहाँ गोईठा में घी सुखा रहे हो? तो छोड़ो हटाओ। वो चाहता है कि मेरा बेटा रिटायर होके आए तो ये भी रिटायर होके चल जाए, ये भी ना पढ़े। चलिए अब हम लोग आते हैं, लिखिए भाई भारत का सामान्य परिचय। पहला चैप्टर पढ़ा दिए थे क्या ये वाला? लिखिए भारत का सामान्य परिचय, बहुत शानदार चैप्टर है बच्चा, इसको देखा जाए। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। फिर वहाँ कितनी भीड़ है मास्टर बनने के लिए, देखिए मास्टर बनने की भीड़ देखिए।
राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला है सबको, एकदम आगे टेबल और कुर्सी लगा के वो बैठा हुआ है सब। उस बैच में पढ़ाने में मज़ा आता है, लेकिन सीनियर और सीनियर कुछ बच्चा भी है तो मज़ा आता है इसलिए कि भाई भीड़ होता है। एक बार जब एस सर बोलता है सब तो गूंज जाता है पूरा। देखो, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, बच्चों में एक दिन टेस्ट लूंगा आप लोगों का हफ्ते में। अब उस बैच में ले रहा हूँ, इस बैच में भी लूंगा। इसी हॉल में शाम को आता है एक बैच, तो आप लोगों को हर बुधवार को टेस्ट लूंगा। हम बना दिए टाइम, मंगलवार को लेता हूँ शाम वाले बैच में, आपका टेस्ट लेंगे बुध को। एकदम नियम बना लीजिए कि आज बुध है इसीलिए मैं बुध को टेस्ट लूंगा। अच्छा मंगल है आज, अच्छा मंगल है तो मंगल तक पढ़ाएंगे, उसका हम बुध को टेस्ट ले लेंगे। यानी एक सप्ताह में जो हम पढ़ाएंगे तो हर वेडनेसडे तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए। हम रोज हाजिरी बनाते हैं, इसे देख के कौन कौन आया है। अगर टेस्ट के दिन जो गायब रहा उसको 500 रुपये हम लेंगे उससे, भाई तभी एंट्री देंगे। अब वो मेरे जेब में जाएगा, कहीं कंप्लेन कुछ चलेगा नहीं, पहले ही बोल दिया हूँ। कौन कौन यहाँ टेस्ट देने आएगा ये बताओ, हाथ उठा के आओगे ना, उस दिन भाग ना जाओगे जी। डिस्क्लोज नहीं करेंगे तुम्हारा नंबर, अंदर रख लेंगे। आज जो टॉप करेगा उसको फिर मिलेगा इनाम। कोचिंग बड़ा अथी होता है, कंजूस टाइप के। हम बोले कि रोज दे देंगे, किताब दे देंगे निकाल के, और नहीं सर टेस्ट लेना है, इनाम अगर देना है टेस्ट लीजिए आप, इनाम देना तो अपने पास से दीजिए। ठीक है, एक डेयरी मिल्क ले लेंगे 10-10 रुपया वाला, है ना, नहीं 20 वाला ले लेंगे, 20, 10 और 5 नहीं जी, 20 वाला टॉपर को, 10 वाला सेकंड टॉपर को, और थर्ड टॉपर को 5 वाला, है ना। अब फोर्थ टॉपर चाहता तो उसके लिए लेमन जूस मिलेगा। लेमन जूस नहीं होता जो 25 पैसे में आता है, 1 रुपये में आता है। बताइए, बोलने के बाद लिखा गुड मॉर्निंग, मोहम्मद हारून हसन। अरे भैया लिख दिया करो, अच्छा लगता है हमको। हाँ जी, चलिए, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। देखिए, ऑनलाइन में भी यदि समझ में नहीं आएगा तो आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, भारत के सामान्य परिचय की बात करेंगे तो सबसे पहले भारत का एक नक्शा बना लेना हमें जरूरी है। बहुत इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाला है विद्यार्थी जी आपको। बोर्ड जो है ना, इस क्लासरूम का बोर्ड छोटा है। थोड़ा रुक जाइए 2 सेकंड। हाँ जी बोलिए, बोलो, कुछ पूछना है क्या? देखो, और इधर आ सकते हैं आप लोग अगर दिक्कत है तो। देख लीजिए भाई, जो भी वो इंडिया बन गया एक तरह से। भारत जो है ना, भारत देश में आप जानते हैं, प्रारंभ की बात करें तो कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबको पता है। 28 स्टेट। जब भारत बना, जब भारत आज़ाद हुआ तो 1856 में भारत को 1956 में भारत को बनाया गया। अभी का जो भारत है उसका निर्माण कब किया गया? 1956 में। अभी हम बोले कि ईंटा पत्थर लगा के इंडिया बनाया गया, ऐसी बात नहीं है। जब आज़ादी मिली थी तो भारत 565 टुकड़ों में बटा हुआ था। 565 रियासत थे। 1953 में एक समिति बनाई गई थी, आपको लिखना नहीं सुनना है अभी। 1953 में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। उन्होंने रिकमेंड किया था कि भारत में 16 राज्य होना चाहिए, भारत में 16 राज्य होना चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। सुनिए ना, पहले रिकमेंडेशन ये था, लेकिन बनाए गए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन को ही माना गया, पर नंबर नहीं माना गया। उन्होंने कहा था कि 16 राज्य होने चाहिए इस हिसाब से और 3 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको रिजेक्ट किया और कहा कि आपके रिकमेंडेशन से ही बनेगा राज्य, लेकिन 14 राज्य बनेगा और 6 केंद्र शासित प्रदेश। धीरे धीरे टूटते फूटते आज टोटल 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जब बना था उस समय 14 और 6 था।
और जब अब की स्थिति क्या है 28 और 8, ये तो क्लियर है। रिकमेंडेशन क्या था 16 और 3 का, कि 16 राज्य बने और 3 केंद्र शासित प्रदेश बने। फजल अली कमेटी कब बना 1953 में, और उसके रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ 1956 में। राज्य का पुनर्गठन आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर हमको मैप प्रॉब्लम है, मैप से रिलेटेड कुछ नहीं आता है, तो क्या करें? देखिए मैप प्रॉब्लम है, यहाँ से गांधी मैदान जाना है और हमको गांधी मैदान जाने का रास्ता नहीं पता है, तो 2-3 बार जाएंगे, भुलाएंगे, पूछेंगे, 5वां दिन याद हो जाएगा गांधी मैदान कैसे जाते हैं। 5वां दिन के बाद तो गुरु बन के बताइएगा, यहाँ से निकलिएगा तो बीच रास्ते में पुलिस लाइन मिलेगा, फिर गोल घर मिलेगा, फिर करगिल चौराहा मिलेगा, पूरा गुणागणित बता दिए। कैसे बता दिए? क्या किए? उतना बार गए ना वहाँ जी, तो मैप कमजोर है तो उसके लिए उपाय है मैप देखना। पटना के पास है, तो इसके लिए कोई गणित नहीं है कि 2 × 2 × 5 बराबर इतना, तो पटना यहाँ है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है मैप का कि न्यूयॉर्क यहाँ है तो क्यों न्यूयॉर्क यहाँ है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अमेरिका के उत्तरी पूर्वी हिस्सा में न्यूयॉर्क है, शिकागो भी वहीं बगल में है। आपको याद रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। इसका उपाय है कि यदि आप जब मैप देखने जा रहे हैं तो एक बार में पूरा दुनिया, पूरा इंडिया मत देखिए। अगर आप पूरे दुनिया का मैप देख रहे हैं तो टारगेट लीजिए कि आज हम पहले हमको अमेरिका या एशिया, जो आपको सबसे पहले जो महादेश पसंद है, आपको लगता है मुझे उत्तर अमेरिका ज़्यादा फेवरेट लगता है, तो सबसे पहले वहीं से शुरू कीजिए। और उत्तर अमेरिका में भी पूरा उत्तर अमेरिका मत देखिए, कनाडा पहले देखिए। कनाडा में भी पूरा कनाडा मत देखिए, पहले कनाडा के झील कंप्लीट कीजिए, फिर कनाडा की नदी कंप्लीट कीजिए, फिर कनाडा के सभी राज्य कंप्लीट कीजिए, उसके अड़ोसी पड़ोसी में जो समुद्र है उसको कंप्लीट कीजिए। पूरा कनाडा 3-4 दिन में खत्म हो जाए, तब यूएसए में आइए। ऐसे कर करके यूएसए में भी वैसे कीजिए, यूएसए के राज्य कंप्लीट कीजिए, मेन सिटी कंप्लीट कीजिए, नदी कंप्लीट कीजिए, झील कंप्लीट कीजिए, पहाड़ कंप्लीट कीजिए, चोटी कंप्लीट कीजिए, फिर मैक्सिको में आ जाइए। ऐसे करके अगर टाइम देके अगर करते जाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मैक्सिको में मैक्सिको सिटी कहाँ है, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी कहाँ है, कनाडा की राजधानी ओटावा कहाँ है, ये ध्यान रखना पड़ता है। और ये पेशेंस रख के होता है। आप 2 महीने अगर ये काम करेंगे तब आपको पता चलने लगेगा कि दुनिया है कहाँ। तो मैप कमजोर है, उससे घबराने की बात नहीं है, मैप देखने की जरूरत है। समझ में आया? तो ऐसे आप करिए, आपको इम्प्रूवमेंट होगा। वैसे कुछ मैपिंग के बाद तो हम कराएंगे ही विद्यार्थी। चलिए, तो मैं ये कह रहा था विद्यार्थी कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में पहला हो गया है। भारत जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में कैवां स्थान हो गया इसका? फर्स्ट रैंक हो गया है। 1.42 अरब, 1.42 अरब यानी 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या हो गया। 1 अरब 42 करोड़ हम लोग हो गए। आपको विश्वास नहीं होगा, अगर विश्वास नहीं तो बता दें कि पूरे दुनिया 1830 में था 1 अरब। 1 अरब पूरा दुनिया था। कब? पूरे विश्व था 1 अरब, खाली इंडिया नहीं, पूरे विश्व की जनसंख्या मिला लिए थे तब हुआ था 1 अरब 1830 में। आज से कितना साल पहले? 1830, 1930, अभी तो 200 साल भी पूरे नहीं हुए, है ना। 192 नहीं 193 मान लीजिए, 193 साल पहले, सुन लीजिए, हम लोग 1 अरब थे। ये स्थिति थी हमारी। सृष्टि आज से 20 लाख साल पहले बना। 20 लाख से लेकर जब से इंसान धरती पर आया तब से लेकर हम 1 अरब बढ़ा पाए उतने साल में। कितने साल में? पूरे 20 लाख साल में। कितना बढ़ा पाए? 1 अरब। और मात्र 130 साल में, सॉरी 190 साल में हम बढ़ा के कर लिया आज 8.5 अरब। पूरी दुनिया आज कितना हो गई? 8.5 अरब। उसमें 1.5 अरब तो अकेले हम ही हैं। नहीं कहते थे जब पूरे दुनिया की जनसंख्या हुआ था 6 अरब, तो इंडिया अकेले हो गया था 1 अरब। तब कहते थे दुनिया में हर 6ठा आदमी भारतीय है। नहीं, 6 अरब में 1 अरब हम लोग थे। क्या बोलता था? दुनिया का हर 6ठा आदमी क्या है? इंडियन। अब क्या हो जाएगा? 8 अरब में 1.5 अरब है, तो हिसाब लगा लीजिए दुनिया के कितना व्यक्ति हमने, जो भी है। तो सोचिए इतना जनसंख्या था। भारत की जनसंख्या लिख लीजिए, सन 2000 में हो गया था 1 अरब। इंडिया की जनसंख्या, ये भारत का है जी, और ये विश्व का है जी। विश्व का वर्तमान में कितना है? 2023 में, 2022 में कितना हो गया? 8 अरब घोषित हुआ है। 8 अरब, 8.5 तो हो ही गया होगा।
हाँ जी, तो यही स्थिति है। 1830 में पूरा विश्व कितना था जी? 1830 में 1 अरब। अब पूरा विश्व कितना है? 8 अरब। इंडिया 2000 में कितना था? 1 अरब। और 2022 में कितना हो गया? 23 में 1.42 अरब। नहीं जी, हम चीन को पीछे छोड़ दिए। कहीं तो अचीवमेंट हासिल हुआ ना। आज़ादी मिली थी तो हम 33 करोड़ थे, मात्र 33 करोड़ थे आज़ादी के समय। सोचिए कितना डेवलपमेंट हुआ। अब कितना डेवलपमेंट कर लीजिए? 110 करोड़। 110 करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ा लिए। ऐसा लगा कि एक ही चीज़ के लिए आज़ादी मिला है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए। और वो भी बताएं आपको कि भारत पहला देश है दुनिया का, पहला देश जो जनसंख्या नियंत्रण का प्रोग्राम चलाया था। दुनिया का पहला देश जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नियम बनाया, प्रोग्राम चलाया, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। 1951 में इंडिया पहला देश जिसने चलाया था। और उसी की जनसंख्या तेजी से बढ़ा। लालू प्रसाद जी कॉन्सेप्ट अगर जाने तो उनका कहना है कि कानून के विरोध जो है काम करने में, विपक्ष में काम करने में मजा आता है। क्योंकि जो लोग विपक्षी थे वो जनसंख्या बढ़ाए। लालू प्रसाद जी के भी 9 बाल बच्चे हैं, 7 बेटी 2 बेटे। तो जो भी हो, तो मैं कह रहा हूँ ये बात कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने वाला भारत, आज उसकी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। परिवार नियोजन कब आया? फैमिली प्लानिंग। लिख लीजिए, क्वेश्चन आता है 1951 में। फैमिली प्लानिंग का मतलब हम 2, हमारे 2, हमारे 3 हो गए तो चल जाएंगे कहाँ? बिजली के खंभे पर। ये रेड कलर का यही है परिवार नियोजन का साइन। लाल कलर के बना ही देते हैं लाल कलम से, काहे करना है। देखो भैया, यही है परिवार नियोजन का साइन रेड कलर का, जिसमें क्या है? हम 2 हैं और हमारे कितने हैं? 2, एक नहीं, एक है तो अति उत्तम है। हम 2, हमारे 2। अगर तीसरा आया तो चल आएगा रेड लाइन पर, यहाँ पर बिजली का झटका लगेगा और चल जाएगा दुनिया से हवा खाने। यही परिवार नियोजन बनाया गया, परिवार नियोजन का साइन है ये। कब आया फैमिली प्लानिंग? 1951 में। ये तो भारत की जनसंख्या में कैमा हो गया जी पहला। नोट कर लिए। एक चीज और लिख लीजिए, भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 1.21 अरब था। 2011 की जनगणना के अनुसार भी पूछता है कभी कभी। वर्तमान में कितना हो गया? बोलो सब लोग मिलके। 1.42। 11 के जनगणना में कितना था? 1.21 अरब। ठीक है भाई। कब भारत की जनसंख्या 1 अरब हो गया? 2000 में। 1 अरब पूरा हुआ। 1 अरब जनसंख्या इंडिया का पूरा हुआ किसके जन्म के बाद? कौन जन्म लिया या ली? जिसके बाद एक लड़की आस्था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने मान लिया। अब पूछे सर कैसे पता चला कि उसके जन्म के बाद 1 अरब हो गया? उस समय तो बहुत बच्चा जन्म लिया होगा, तो एक लड़की ऐसी रैंडमली सेलेक्ट कर लिए। अब बोले कि इसी के कारण 1 अरब पूरा हुआ। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पैदा हुई थी, उसका नाम वाजपेयी जी रखे थे आस्था। आज आस्था कितने साल की हो गई? 23 साल की। नहीं, आज आस्था बीपीएससी या आईएएस की तैयारी कर रही होगी। उसी के जन्म के बाद क्या हो गया? 1 अरब जनसंख्या पूरा हो गया। 2000 में 1 अरबवां शिशु कौन था भारत का? पूछता है। 1 अरबवां शिशु का नाम आस्था। भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 सेंसस के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 बिलियन। अरब का मतलब बिलियन होता है। अरब का मतलब अंग्रेजी वालों बिलियन लिखिए। 1.21 बिलियन पॉपुलेशन रिचेज इन 2011 से, या अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 और वर्तमान में 1.42, जो दुनिया का नंबर 1 है। क्लियर है भाई? पॉपुलेशन है लगभग 40%। लिख लीजिए, भारत में 40 नहीं, सॉरी भाई, भारत में दुनिया का 20% लोग निवास करते हैं। भारत में दुनिया का कितना निवास करते हैं लोग? अभी के अनुसार, 11 के अनुसार नहीं, 2011 के अनुसार 17.4 हो गया था। और अभी 20% के आसपास लोग मान रहे हैं। पूरे दुनिया के 20% लोग अकेले कहाँ रहते हैं? इंडिया में अबाउट अभी माना जा रहा है। जब तक प्रॉपर सेंसस नहीं होगा आप बता नहीं सकते। 20% लिख लीजिए, पूरे दुनिया के लगभग 20% लोग इंडिया में रहते हैं। 100, अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 20 लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। सोचिए क्या हमारी स्थिति है। नोट कर लिए? ठीक है, जनसंख्या बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन भी बढ़े तब ना, जमीन तो फिक्स है।
तो भैया पूरे दुनिया में भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां स्थान है, 7th रैंक है क्षेत्रफल के हिसाब से। पूरे दुनिया का 2.4% जमीन इंडिया में है। लिख लीजिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दुनिया में कौन सा रैंक है बच्चों, जल्दी बताओ। 7वां रैंक है। अब कितना प्रतिशत जमीन इंडिया में है? 2.4। जनसंख्या है 20% और जमीन कितना है? तबे ना हम लोग गरीब हैं जी। जमीन के लिए मारा मारी यहाँ होता है। आप काटते काटते, मेढ़ को काटते काटते घुस गए दूसरे के खेत में, तिरछा काट काट करके आली जो सीधा था वो सर्कुलर हो गया। उनको लगा कि मेरा खेत में घुस गया है, बोले भाई तुम हटाओ, सीधा करो इसको, यहाँ तक मेरा है। लाठी लठौल हुआ पूरा, किसी का माथा फूटा, लोग थाना में गए, फिर अमीन आया, पैसा लिया, जमीन नापा, निकल गया अंदर, फिर मेरा सीधा हुआ, फिर वही काम, चीन वाला काम, धीरे धीरे घुसते चला रहे अंदर। ये काम होता है क्योंकि इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा है। अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं, कम से कम 3 तो चाहिए, 2 पे संतोष नहीं है भैया, 3 चाहिए। बोले काहे 3 चाहिए? वो भी बेटी हो तो समझ में भी कभी आता है, चलो यहाँ मानसिकता खराब है जी। बेटी पैदा होती है तो लोग कम से कम बेटा कुलदीप आना जरूरी है, कुलदीप नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा। चलो ये मान लेते बेटी थी तो पैदा किए, लेकिन जब बेटा आ गया था तभी दूसरा बेटा पैदा किए, तभी तीसरा। तब पूछा कि क्या कंसेप्ट है, उनसे पूछा क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, अति करने जा रहे हैं? बोले कि भाई 3 इसलिए पैदा किए, हमने देखा था चाचा के हमारे 3 लड़के थे, सड़ के मर गए चाचा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। 3 नहीं 1 लड़के थे, ध्यान नहीं दिए भाई जी। अगर 3 रहेगा तब ना, एगो नहीं ध्यान देगा तो दूसर का ध्यान देगा, दूसर का न देगा तो तीसर का देगा। बुढ़ापा में ये सब लाठी न बनेगा जी, ऐसी थोड़ा ना, हम तो एक और फेरा में। चलिए, क्षेत्रफल के हिसाब से कैवा स्थान है? 7वां। इसका एक ट्रिक है, रक्कू बाई, एक ट्रिक है भैया, रक्कू बाई। कौन बाई? गंगूबाई नहीं, रक्कू बाई। एक मूवी आई थी गंगूबाई, नहीं। आर से हो गया, हाँ काठियावाड़ी, आर से हो गया रसिया। आज भी रूस टूट गया। 1991 में इसका रूस का जो नाम था वो था USSR था नाम, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। फुल फॉर्म है यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। ये भाई 1951 से 1991 से 1991 से पहले तक इसका नाम था। रूस को रूस नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये रूस का नाम था 1991 से पहले तक। 91 में रूस का भी डिवीजन हुआ। कई बार क्वेश्चन आता है कि रूस का बंटवारा कब हुआ था, जल्दी बोलो, दिमाग में बिठाते चलो यहीं पर। 1991 रूस का डिवीजन हुआ, रूस टूट गया 15 टुकड़ों में। रूस कितने टुकड़ों में बट गया? अगर रूस को मिला ले तो 16 हो जाएगा। 15 अलग अलग देश बन गए रूस से अलग होकर। ये जो नाम सुनते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, बेलारूस, ये सब इसी का, यूक्रेन, ये सब इसी का पार्ट था। यूक्रेन से जिससे लड़ रहा है रूस, पहले रूसे में था वो, तबे न पीड़ा है। अगर मान लीजिए कि हमारा अपना जो भाई है वो हमारे दुश्मन के खेमे में चला जाए तो दर्द नहीं होगा? तो 2-3 थप्पड़ मारेंगे नहीं है? वो जा रहा है नाटो के चक्कर में तो थप्पड़ दे रहा है वो। तो मैं कह रहा हूँ भैया कि रूस जो है, अब बोलेंगे सर रूस तो टिका हुआ, यूक्रेन तो उसके साथ टिका हुआ है, बड़ी बहादुर था रूस तो यूक्रेन में कब्जा कर लेता। तुमको कहा दे रहा, यूक्रेन लड़ थोड़े ना रहा है, पूरा 29 गो देश है, 30 कंट्री है नाटो में, वो 30 देश लड़ रहे हैं। अब अकेले रूस 30 देश से फरिया रहा है। तो USSR टूटने से पहले भी बड़ा था और टूट गया तब भी आज इसका एरिया सबसे ज्यादा है। उसके बाद आ गया रूस के बाद कनाडा, उसके बाद आ गया चाइना, उसके बाद आ गया USA, उसके बाद आ गया ब्राजील जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से 5वें नंबर पर है। ब्राजील जनसंख्या और क्षेत्रफल बगल में लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू एरिया एंड पॉपुलेशन, दोनों में क्या है? ब्राजील 5th रैंक पे है। पूरे दुनिया में जनसंख्या और क्षेत्रफल लिख न रहे हैं आप, पूरे दुनिया में जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से ब्राजील का विद्यार्थी जी कैवां स्थान है? 5वां स्थान है, 5th रैंक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया 7वें नंबर पे। यही हमारा है। क्या है भैया?
रसिया, कनाडा, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। रक्कू भाई ये ट्रिक याद रखिएगा, क्षेत्रफल का ट्रिक है ये एरिया का ट्रिक है, लेकिन जनसंख्या में क्या है भैया, भारत पहले नंबर पे है। भारत के बाद आएगा चीन, अब उसके बाद यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील। 5 को याद रखिए। सबसे ऊपर जन पॉपुलेशन में सबसे ऊपर कौन हो गया, इंडिया, उसके बाद विद्यार्थी जी चाइना, उसके बाद यूएसए और फिर इंडोनेशिया और उसके बाद ब्राज़ील। नोट कर लीजिए, ये जनसंख्या में है। जनसंख्या में क्रम से 5 गो देश, एकदम याद हो जाना चाहिए आपको। चलिए सर मेरा नंबर जोड़ दीजिएगा इन लोगों का। अच्छा कहीं और का है ये, हमारा तो 2 गो बच्चे जुड़ा हुआ है। ये पानी अभी रखा है क्या, अभी रखा है क्या? हो गया जी। अरे कुछ ज्ञान बढ़ रहा है आप लोगों का कि जहां ठहरे थे वहीं है। कब आया परिवार नियोजन? भारत की जनसंख्या 1 अरब कब पहुंच गया? 1 अरबवां बच्चा कौन थी? कहाँ जन्म हुआ? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। भारत की जनसंख्या 1.21 कब हो गया? 2011 में। 1.42 कब हो गया? 2023 में। क्लियर है? पूरे दुनिया की जनसंख्या 6 अरब कब हुआ? 1999 में। पूरे दुनिया की जनसंख्या 6 अरब कब हुआ था? 1999। 7 अरब, अरब माने बिलियन, ये हुआ था 2011 में और 8 अरब हो गया 2022 में। 8 अरब कब हुआ? 2022 में। और 5 अरब हुआ था 11 जुलाई 1987 को। यहाँ से नोट कर लेना है। पूरे दुनिया की जनसंख्या 5 अरब 5 बिलियन कब हो गया था जी? डेट के साथ 11 जुलाई 1987 को। इसको उतारिए फिर को बताते हैं इसमें जी के। सर हमको प्रॉब्लम है। अच्छा फिर तो ही मैसेज पढ़ रहे हैं मैप वाला। दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ाई। यदि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो। आपको बोझ लगता है तो जाइए। बोझ लगता है कि कौन सा कर्म किए थे कि हमको आज पढ़ना पड़ रहा है। अभी बोल दे नौकरी दे रहे हैं हम फ्री में नहीं बांट रहे हैं नौकरी, उसके लिए कुछ शर्त है। किनारे आके बतियाइएगा हमसे आप, सर कुछ ले दे के भी हो तो कर लीजिए। यहाँ ज़्यादा तो लोग यही फेरा में रहते हैं, कुछ ले दे के हो तो हो जाता। और कई लोग तो बागेश्वर बाबा से भी मिलने जा रहे हैं। कब तक होगा सरकारी नौकरी, कब होगी शादी, इस चक्कर में भी कुछ लोग घूम रहे हैं। बाबा को कह दे रहे माइक को थोड़ा तिरछा करके बतियाइएगा, नहीं तो यहाँ कई जान पहचान के भी आए हैं। और कुछ पोल खोलना है तो साइड में घर खोलिएगा। हाँ बाबा जो है त्रेट पाली में बैठे हैं, भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ना। अब पनास होटल में बाबा 4 बजे भोर तक जग रहे हैं, पता है आपको। बाहर रोडवे पे दरबार लगा दे रहे हैं। कल जा रहे थे तो करीब 500-700 आदमी खड़ा था। अब होटल के एकदम बाहर बैठे थे, जहाँ कार लगता है ना वहाँ पर बैठे थे, वहीं बैठे थे 4 बजे भोर तक। सो कब रहे बाबा? तो सो रहे 4 साढ़े 4 में, और जग रहे फिर 12 बजे, फिर पूजा पाठ करके त्रेट वाली पहुँच जा रहे हैं। बोले कि चावल दाल मिला खाने के लिए पूरा 18 घंटा काम किया उसके बाद। तो जो भी हो अपनी अपनी देखिए आस्था में हमको कोई कहे कि तुम आस्था के बारे में कुछ बोलो, वो लड़की के बारे में नहीं। आप कहिए सर किसी के जैसे वो इस्लामिक है या फिर हिंदू है या ईसाई है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका आस्था है तो उसका विरोध हम नहीं करेंगे। हर इंसान आस्था एक विश्वास होता है। अब विश्वास दिमाग से नहीं बल्कि दिल से किया जाता है। जिसने दिल से विश्वास किया उसके खिलाफ हम काहे बोलें? हम नहीं बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि अंधविश्वास है तो आप जागरूक कीजिए लोगों को। अगर आपको लगता है कि नहीं अंधविश्वास हो रहा है, और वो भी भारत में एक चीज़ और देखा है मैंने, यहाँ बिहार भारत में, कि किसी का जब कोई विरोध करता है ना तो हम उसके बारे में जानते नहीं है, पहले हम भी विरोध शुरू कर देते हैं। ऐसा देखा गया। जैसे मान लीजिए बोले कि एकदम जो है वो आदमी जो है ना चोरी करता है, हल्ला हुआ कि चोर है वो आदमी, 10 आदमी बोल रहा था चोर चोर, हम भी पीछे से मिलकर बोलने लगे चोर चोर। आप जब तक किसी के बारे में पूरा नहीं जानिए उसका विरोध आपको करने का अधिकार नहीं है। किसी का भी जीवन, एक तो विरोध करिए मत, विरोध करने से एनर्जी जाता है झूठ मूठ का, उससे कोई विरोध करके कोई फायदा तो होना नहीं है।
लेकिन विरोध करते भी हैं तो आपको मन भी है कि नहीं करना चाहिए, तो आप पहले तहकीकात करिए कि कितनी सच्चाई है, क्या है। अगर आपको लगता है नहीं कुछ भी सच्चाई नहीं है, सब ढोंग है, तो आप एक बार झंडा उठाइए, अब प्रचार कीजिए कि मत जाइए जी कहीं ये सब ढोंग है, अपना मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए, कौन सी भविष्य दिखवाते हैं, जो होना है तो हो के रहेगा ही। मैंने कहने का मतलब बस इतना है कि सभी लोग ठीक हैं, किसी का विरोध आप न करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप विरोध करें भी तो एक बार जानें, इन्हें दुनिया कह रहा था ना जी खराब है तो हम भी खराब कह दिए। किसी का, किसी भी धर्म का, हर धर्म अपने आप में बेहतर होता है, हर धर्म में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। एक चीज़ को देखकर आप उस, जैसे मैं एक दिन गया कानपुर घूमने के लिए, कानपुर गया तो पहली बार हमको एक होटल वाला मिला। कानपुर के बारे में मेरा निगेटिव माइंड था कि बहुत ठग जगह है और सब ठगने वाला आदमी है, बहुत पहले से ही दिमाग में बना हुआ था। तो मैं एक होटल में रुका, तो मेरा चेकआउट था 12 बजे, कर गया 11 बजे चेकआउट, फिर शाम को हम लौटे 6 बजे, हमारी गाड़ी थी 10 बजे रात में। तो हम होटल वाले को बोले भैया बैठते हैं कुछ देर यहीं पर रिसेप्शन में, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो बोला कि ना बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, स्टेशन पे कहाँ बैठिएगा। तो आधे घंटे बैठे तो बोला कि सर ऐसा है कि यहाँ बैठिए रिसेप्शन में, अब गर्मी भी आपको लग रहा है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, मेरा एक कमरा है खाली ऊपर में 401 नंबर, चले जाइए वहीं बैठिए, उसमें कूलर वूलर सब लगा, हवादार कमरा है, आराम से आप स्नान भी कर लीजिएगा और आराम से बैठिए वहाँ, पंखा चला के सोइए। तो हमने बोला कुछ पैसा लेगा? अरे कितना पैसा देना होगा? तो सर पैसा कुछ देना है, जब खाली है बैठिए जाकर आराम से, कोई पैसा नहीं देना है। पहली बार होटल वाला ऐसा मिला, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं कुछ ना कुछ तो ठगने के फेरा में रहते हैं कि 200-300 जो मिल जाए। बोले नहीं पैसा नहीं देना है, आराम कीजिए आप उसमें जाके, आज कोई उसमें आएगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, आप आराम 10 बजे 11 बजे जब तक आपको रहना रहिए, जब आपकी ट्रेन हो चले जाइए। तो ये मुझे इसलिए किसी भी जगह के बारे में आप एक चीज़ देख करके, एक उदाहरण देखकर पूरे शहर को गलत बता देते हैं, पूरी जाति पूरे धर्म को गलत बता देते हैं, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। हमारा परसेप्शन फिर बन जाता है, नहीं यार गए थे सीतामढ़ी, रात को 8 बजे के बाद खाली छोला भटूरा मिल रहा था, खाने को भी नहीं मिला। गए थे इस बार जानकी नवमी में माता पिताजी का मन हो गया कि तनी घूमेंगे, नेपाल जनकपुर घूमेंगे और सीतामढ़ी घूमेंगे, पुनौराधाम। हम ठीक है चलिए, लेके गए वहाँ 8 बजे रात के बाद, हमको खाली छोला भटूरा मिल रहा था, पुनौराधाम के पास कुछ नहीं खाने पीने का मिला, क्या करें जो छोला भटूरा खा के रात गुजारना पड़ा। तो हम शिकायत किए आकर के, एकदम घटिया शहर है सीतामढ़ी, कुछ नहीं है वहाँ। तो क्या हुआ भाई कि हम नहीं जानते थे, वो लोग बताए उस इलाके में जाइए 12 बजे रात तक आपको खाना बढ़िया खाना मिलेगा। तो ये चीज़ था। तो इसलिए कभी भी किसी के बारे में एक चीज़ सिखा देता हूँ, कभी भी कुछ बोलना हो तो पहले पूरी तहकीकात कीजिए। वैसे तो बोलने से बचिए, अब बोलना चाहते भी हैं तो तहकीकात करके बोलिए। खैर जाने दीजिए, बाबा के चक्कर में नहीं, पहले पढ़ाई के चक्कर में रहना है, मेहनत के चक्कर में, अंतिम में सफल ना हो तो देखा जाएगा, चला जाएगा बागेश्वर धाम। 5 अरब कब हो गया जी? 11 जुलाई को। इसीलिए 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस खुशी में कि अब हम लोग 5 अरब हो गए, खुशी में कि दुख में जी? 5 अरब हो गए, इस खुशी में मना रहे थे कि दुख में? दुख में। जागरूकता फैलाने के लिए कि अब मत बढ़ाइए, अब अति हो रहा है। तो 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। थोड़ा सा बता दिया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं, नोट कर लिए भाई। 11 जुलाई 1987 इसीलिए बता दिया कि ये पॉपुलेशन वाले चैप्टर में ही बताएंगे। तो विश्व में कैवा स्थान है भारत का? जनसंख्या में पहला और क्षेत्रफल में 7वां। जनसंख्या लगभग 20% और क्षेत्रफल 2.4%। याद रहेगा। भारत से ऊपर कौन है भैया? क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया, और फर्स्ट नंबर पे कौन है? रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राजील। ब्राजील जनसंख्या क्षेत्रफल याद करना, दोनों के हिसाब से कैवे नंबर पे है? वो दिन दूर नहीं कि हमारा उत्तर प्रदेश ब्राजील को पीछे छोड़ने जा रहा है। कुछ लोग कह भी रहे कि ब्राजील को पीछे छोड़ चुका है वो। उत्तर प्रदेश में दुनिया के कई देश आते हैं, कई ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 5 लाख है, 20 लाख है, ऐसे कम से कम 20-25 देश यूपी में समा जाएगा। सोचिए, वो प्रदेश नहीं है, वो पूरा देश है। अब बिहार को भी ये मत समझिए, कई सारा कंट्री इसमें भी है। हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी में, सुन लो ये भी लिख लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी में पूरे राज्यों में बिहार का पहला स्थान है। किसमें भैया? पॉपुलेशन में नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी में। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व में विद्यार्थी जी हमारा कैवा स्थान है? पॉपुलेशन डेंसिटी में हमारा फर्स्ट रैंक है बिहार का। पहले बंगाल का हुआ करता था, बंगाल को हम बहुत जल्दी पीछे छोड़ दिए और चैलेंज किए हैं उत्तर प्रदेश योगी जी से कि आपको हम दिखा देंगे अगली बार पॉपुलेशन में आगे बढ़ के। हम लोग कम नहीं हैं,
1106 आदमी रहते हैं यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं? 1106 व्यक्ति। ये फर्स्ट रैंक पे बिहार है। ये किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 सेंसस के अनुसार बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी याद कर लीजिए 1106। बिहार की, भारत की नहीं बोल रहा हूँ, भारत की 382। पूरे भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है विद्यार्थी जी? 382। सोचिए राष्ट्रीय औसत से हम लोग कितना आगे हैं। पूरे इंडिया के पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है जी? 382। अब बिहार का कहे सर हमको तो ना दिखाई देता है इतना। कभी चले जाइए मुसल्लेपुर हाट शाम को 6 बजे, फिर आदमी ये दिखेगा और सड़क नहीं दिखेगा आपको। चले जाइए दिल्ली के चांदनी चौक शाम के समय, शाम के समय 4 बजे के बाद चांदनी चौक चले जाइए, फिर देखिए भीड़। आप भीड़ देखे कहाँ हैं आप? भीड़ तो ऐसा कि माथा में दर्द पैदा हो जाएगा, ऐसा लगा कि जल्दी भाग के कहीं सुकून वाला जगह पे जाएं। अरे पूरे बिहार में, बिहार का डेंसिटी 1106, भारत का 382, भारत का 382 हो गया। अब सुनिए विद्यार्थी जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात हम लोग कर लिए। बिहार, अच्छा बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी में नंबर 1, जनसंख्या में नंबर 1 कौन है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में नंबर नीचे कौन? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या पूछे तो सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश, है ना। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, याद रहेगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम, सोना सीधा, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। तो आगे आ जाओ ना, ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो, ठीक है। सिक्किम दूसरा हो गया। तीसरी पॉइंट लिखिए, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, सबसे कम गोवा। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। सबसे अधिक एरिया राजस्थान और सबसे कम एरिया गोवा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। जहाँ ही जानते लिखो पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे कम, लिख लो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिखो। अरे पॉपुलेशन डेंसिटी में नंबर 1 कौन है बोलो? अरे बोलते नहीं तुम लोग, खाना उन्हें ना खाएं। अरे हम भी भूखे आए हैं, खाना नहीं खाए हैं, फिर भी कितना चिल्ला रहे हैं। कम से कम 500 वर्ड बोल चुका होऊंगा, नहीं बोला हूँ जी इतना देर में? 500 शब्द खर्चा किए कि नहीं किए? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार 1106 और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति। सोचिए वहां तो आदमी ये दिखाई नहीं देगा। 17 आदमी, मात्र 17 आदमी 1 वर्ग किलोमीटर में। 17 पीपुल है, 17 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम डेंसिटी और सबसे ज्यादा बिहार। समझ में आया इतनी बात? क्षेत्रफल भी हो गया, जनसंख्या भी हो गया। अच्छा सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। अब तो लड़की बढ़ गई है, सुने होंगे अब घोषणा हुआ है कि लड़का कम हो गया और लड़कियां ज्यादा हो गई, है ना। हरियाणा में स्थिति उल्टा था कि भैया अभी भी हरियाणा में सबसे कम है। तो हरियाणा में था कि कई कई गांव में लड़कों का शादी नहीं होता था। हाँ इलेक्शन में लोग जाते थे, वोट मांगता था ना विधायक कि हमको वोट दीजिएगा, इस गांव के लड़कों की शादी करवा दूँ। रोड नहीं बनवा दूंगा, नाली नहीं बनवा दूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस गांव के लड़के की शादी नहीं हो रहा है, लड़कियां नहीं है, कहाँ शादी करेंगे भैया। तो भैया एक धनखड़ जी कोई थे, ये धनखड़ उपराष्ट्रपति नहीं, एक दूसरे धनखड़ थे, ओपी धनखड़। उन्होंने कहा कि हम भाजपा को चुनाव जिताइए, हम झारखंड और बिहार से लड़की लाकर आपको शादी करा देंगे। तम बोले कि भैया कैसे लाइएगा? अपहरण करके लाइएगा, खरीद के लाइएगा, ये दोनों अपराध है, तो पहले इसको जेल भेजो, जैसे बोला है। तो भैया हरियाणा में स्थिति खराब थी, अब स्थिति खराब नहीं है, अब लड़की संख्या बढ़ गया। 2011 के सेंसस के अनुसार लिखो, सेक्स रेशियो में लिंगानुपात में नंबर 1 केरल। लिंगानुपात में नंबर 1 कौन है जी? केरल। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। राज्य में हरियाणा और उससे भी सबसे कम दमन दीव में, केंद्र शासित प्रदेश में। लिखो सबसे कम वैसे दमन दीव में है, सबसे कम वैसे कहाँ है जी?
दमन दीव सबसे कम है, दमन दीव में सबसे कम है भाई, दमन दीव सबसे कम कहाँ है जी? दमन दीव। ऐसे राज्यों में पूछा जाए तो सबसे कम, स्टेट में पूछा तो सबसे कम हरियाणा। अब तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली एक न हो गया, पहले अलग अलग था, अब दादरा नगर हवेली दमन दीव एक हो गया। किसके कब्जे से आज़ाद हुआ था? पुर्तगालियों के। दमन दीव और दादरा नगर हवेली और गोवा किसके कब्जे से आज़ाद हुआ था? पुर्तगाल। अब पांडिचेरी किससे अलग हुआ था? फ्रांस। ये सब आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ, आज़ादी मिल गया था पर ये सब के कब्जा में रखे हुए था। तो गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ 1961 में, 1961 में। और पांडिचेरी 1954 में फ्रांस से आज़ाद हुआ। याद रहेगा ना, ये सब क्वेश्चन आते रहता है कि पांडिचेरी किससे आज़ाद हुआ? फ्रांस से। कब आज़ाद हुआ? 1954 में। और दमन दीव, दादरा नगर हवेली और गोवा ये आज़ाद हुआ पुर्तगाल से। कब आज़ाद हुआ? 1961 में। ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, राज्यों के पुनर्गठन जब पढ़ रहे थे, कब कौन राज्य बना तो ये पढ़े होंगे आप लोग उस समय, कब कौन बना। चलिए रिवीजन हो गया, इसी बहाने एक बार आप भारत के परिचय में रिवीजन कर लिए। अब आ जाइए विद्यार्थी जी, बनाए हुए हैं, पीछे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, आ गए, दोबारा काहे बना रहे। अब देखिए अब देखिए राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। कब बना था आयोग? 1953 में, भूलना नहीं है। अब देखिए विद्यार्थी जी, अब देखिए आप लोग, भारत की सुनो, भारत की जो जल सीमा है, जल सीमा मतलब नदी का सीमा नहीं, समंदर का सीमा। भारत की जो जल सीमा है उसमें भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूरब में क्या है विद्यार्थी जी? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। देखिए आप लोग का जो मोहम्मद हारून हसन जी, देखिए आपको हम करवा रहे हैं मैप, बे ऑफ बंगाल। और इधर है अरेबियन सी। पश्चिम में कौन सा है जी? पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में है अरेबियन सी, मतलब अरब सागर। पश्चिम में है भाई अरब सागर, और दक्षिण में है हिंद महासागर। दक्षिण में है इंडियन ओशन, इंडियन ओशियन। ये भारत का बाउंड्री है, जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की बात करेंगे विद्यार्थी जी, तो यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ नेपाल है, इधर चाइना है, इधर म्यांमार है, म्यांमार है, प्राचीन काल में इसको बर्मा कहते थे। यहाँ बांग्लादेश है, बीडी, बांग्लादेश। ये सीमा है स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा को कौन छूता है? कितने देश छूता है? क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारत के स्थलीय सीमा को कितने देश छूते हैं, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। भारत के स्थलीय सीमा को कितने? अच्छा भूटान एक छूट गया, सही बोले आप, यहाँ भूटान हो गया, BH कर देता हूँ, सब कम जगह है, तो 6 हो गए ना जी, ये हो गए 6, और यहाँ कर देते हैं कितना? 7। चलिए कोई बात नहीं, आप क्रम से कर लीजिए, आप जब बनाइए तो क्रम से बना लीजिए। भारत के स्थलीय सीमा को कितने देश छूते हैं विद्यार्थी जी? 7 देश छूते हैं। पाकिस्तान, अब बोले सर अफगानिस्तान तो POK के छूता है, भारत कभी मानता है कि POK पाकिस्तान का है? अभी तो बोले हैं हमारे जयशंकर साहब, बिलावल आया था घूमने गोवा में ना, G20 के विदेश मंत्री की मीटिंग, करंट अफेयर में याद रखोगे ना जी। बिलावल गोवा आया तो गोवा को देख कर इतना खुश हुआ कि भैया किसी बहाने गोवा घूमने को मिल गया। वहाँ लोग बोल रहे थे कि मत जाइए इंडिया, बेइज्जती होगा, इंडिया जब हमको वैल्यू नहीं दे रहा तो आप काहे वैल्यू दीजिएगा। आया घूमने गोवा के नाम पर, आया तो धोआ गया बढ़िया से। बोले कि 370 पे बात किया हो कि 370 फिर से बहाल होना चाहिए। तुम कौन होता हमारे देश में, क्या बहाल होना चाहिए, क्या हटना चाहिए? देश के अंदर हम पूछो करें। तो उन्होंने कहा 370 इज हिस्ट्री, 370 पे बात हम करेंगे ही नहीं। बात करना है तो तुम जो कब्जा किया कश्मीर, उस पर बात करो, छोड़ेगा कब ये बताओ? चुपचाप गया यहाँ से,
अब तो इमरान खान का मैटर हो गया अलग, पकड़ लिया सब, पूरे पाकिस्तान को जला दिया सब। तो लगे अपना पहले घर देखो ना, क्या हटाना है क्या जोड़ना है। बेवकूफ़ कहेंगे यहाँ के हम दूसरे घर में ज़्यादा कमी दिखाई दे रहा है। एक तो हमारी मीडिया है, अपने घर की महंगाई दिखाई नहीं देता, पाकिस्तान की महंगाई ज़्यादा दिखाई देता है। एक भारत की मीडिया है जिसको अपने देश की महंगाई बिल्कुल नज़र नहीं आता है और दूसरे देश की महंगाई खूब नज़र आता है। जब हम बोले कि काहे फेल कर गया जी, तो सर हम ही खाली फेल किया, वो भी फेल किया है, वो भी फेल किया है सर। हम तो 2 नंबर से फेल किया, तो 5 नंबर से फेल किया है। उसको आप बोल नहीं रहे हैं, हमको बोल रहे हैं। इंडिया की मीडिया ही दिखाती है कि हमारे यहाँ तो इतने % महंगाई है, दक्षिण कोरिया में जाए, उत्तर कोरिया में जाइए, आओ ज़्यादा महंगाई है। अजीब हालत है। तभी नहीं यहाँ के मीडिया 160 नंबर पर पहुँच गया। कितना हो गया? 161, 161, 150 था, पहुँच गया 101। मैंने टोटल 180 देश में, 186 देश में 161वां रैंक। हम तो इसका रैंक मत बनाओ। ये मीडिया है कहाँ? ये मीडिया कहाँ है जो सरकार की तारीफ करना? तारीफ से बच गया समय तो 12 बजे से 4 बजे के बीच में सीरियल का न्यूज चलाता है कि गीता ने रमेश को थप्पड़ क्यों मारा, हल्दी का रस्म दिखाता है सब सीरियल का। बताओ, न्यूज चैनल का ही काम है। और वो भी बच गया समय, कुछ न मिला मैटर तो पगला बादशाह किम जोंग उन किसको उड़ाया बंदूक से। भारत यूक्रेन से समय निकला तो किम जोंग उन पर पड़ गया। ये मीडिया है। सोचिए, जो बढ़िया बात बतिया रहा है उसको तो करिए, खत्म कर दे रहे मोदी जी। हटाओ इसको, हटाओ, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनलिस्ट बना देते हैं उसको। तो 161 ज़्यादा वो किया है, हमारे दया किया है तब दिया है ना, तो हम होते उसमें ना तो 186वां देते इसका रहेंगे। सही बता रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान में याद रखिए, सब देश का नाम याद रखिए। पश्चिम से पूरब रेंज वे में याद रखिए। पाकिस्तान, उसके पूरब में अफगानिस्तान, उसके पूरब में नेपाल, उसके पूरब में भूटान, फिर चाइना, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जो भारत के स्थलीय सीमा को छूते हैं। भारत के जलीय सीमा में 2 देश छूते हैं भारत को। जलीय सीमा में छूते नहीं बल्कि उसके बीच है तो एक श्रीलंका, इधर दूसरा मालदीव। श्रीलंका और थाईलैंड नहीं, मालदीव। श्रीलंका और मालदीव भारत को छूता है। श्रीलंका और, अगर पूछा जाए कि जलीय सीमा में इंडिया को बाउंड्री बनाने वाला कौन देश है, बोलो, बोलते नहीं हो। मालदीव और श्रीलंका। यानी भारत को कितने देश छू रहे हैं टोटल? पानी से छू रहे हैं, जमीन से 7 को छू रहा है, और पानी से 2 को। टोटल कितने देश छू रहे हैं? 9 को। लेकिन ये दोनों छू नहीं रहा है, इसके बदले बीच में पानी है। छू तो रहा है यही 7 को। अगर पूछा जाए टच करने वाले बताइए कि टोटल कितने, तो 7। अब पानी उन्हीं सब को मिला के बताइए तो 9 हो गया। एक प्रश्न तो ये हुआ। दूसरा प्रश्न, भारत की जो जलीय सीमा है उसमें भारत के कितने राज्य हैं जो भारत के जल सीमा को छूते हैं? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। कितने हो गए? उड़ीसा 1, 2, बंगाल 1, उड़ीसा 2, 3 हो गया आंध्र प्रदेश, 4 हो गया तमिलनाडु, 5 केरल, 6 कर्नाटक, 7 गोवा, 8 महाराष्ट्र और 9 गुजरात। टोटल पूछा जाए कि समुंदर को भारत के कितना राज्य छूता है? याद हो गया जी? बताओ, समुंदर को छूने वाले भारत के कितने राज्य हैं? इसमें हम यूनियन टेरिटरी नहीं ले रहे हैं भैया, केंद्र शासित प्रदेश लेंगे तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब बात अलग है। भारत में कितने राज्य समुद्र को छूते हैं? परीक्षा में गिनिएगा मत जाके, याद कर लीजिए, नहीं तो गोवा छूटना तय है। परीक्षा के दबाव में ही गोवा बेचारा गायब हो जाएगा, उसको गिनिए नहीं पाइएगा, और फिर माथा पकड़िए क्या छूट रहा है। गोवा मिलेगा ही नहीं, इतना दबाव में रहिएगा ना, गोवा नहीं मिलेगा। अंतिम में 8 लगा के आइएगा, पता चला गलती हो गई। तो तुम याद कर लो, 9 राज्य, भारत में 9 राज्य को समुंदर छूता है या राज्य समुद्र को छूता है। क्लियर है? अब सुनिए, ये तो हो गया हमारा स्थलीय सीमा को। जलीय सीमा को कौन कौन से लिख लो भाई। नंबर 1 पे लिखो बंगाल। मैप क्लियर हो रहा है भाई?
हारून हसन जी, मैप क्लियर हो रहा है। पहला बंगाल, दूसरा उड़ीसा, क्रम से है भाई, जैसे मैं बनाया हूं। 1 नंबर पे बंगाल, उड़ीसा, सॉरी बंगाल, 2 नंबर पर उड़ीसा। इधर देख, पड़ोसी की कॉपी देख के मत लिखा करो। जो लोग पड़ोसी से लिखते हैं उन पर माथा खराब हो जाता है मेरा। मन करता है 2-3 मुक्का मार दे पहले। मैंने क्या, पड़ोसी तुमसे ज्यादा पढ़ने में तेज है? कुछ लोग दे दे, बोर्ड में नहीं देखेगा। हम बोल रहे, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। मैंने मान चुका है जो बगल में मेरा बैठा तेज है, हम इससे तेज तो हो ही नहीं सकते। ये सब स्मार्ट वर्क नहीं है। नंबर 1 पे लिखे बंगाल, 2 पे लिखे उड़ीसा, 3 पे लिखे आंध्र प्रदेश। कुछ लोग को मन रहता है कि छुपा के लिखना, कोई देख ना पाए। टीचर पहुंच गया तो श्योर ऐसे करके लिखेगा। अरे क्या दिक्कत है, हैंडराइटिंग खराब है तो है, जो भी है हमारा है खराब, हम सुधारेंगे। नंबर 1 पे बंगाल, 2 पे उड़ीसा, 3 पर आंध्र प्रदेश और 4 पर तमिलनाडु। 4 पर तमिलनाडु लिखने दीजिए, कुछ लोग दल बच्चे भी हैं, इतना जल्दी जल्दी भाग गया तो छूट जाएगा उनका। 3 पर आंध्र प्रदेश, 4 पर तमिलनाडु, 5 पर केरल, 5 पर केरल, 6 पर कर्नाटक। चुनाव हुआ है, करारी शिकस्त मिली है बीजेपी को। कितने सीट आए बीजेपी को? 66, 65, 66 और कांग्रेस को 133। 133 की 33 हुआ है सर, 133 है। 17 जेडीएस को मिला है और 4 अदर को मिला है। जो भी हो, ये सब याद रखिएगा, परीक्षा में करंट अफेयर बन जाता है। कितनी सीटें किसको मिली, कितने चरण में चुनाव हुआ, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन डिप्टी सीएम बना, कौन व्यक्ति स्पीकर बना, ये सब क्वेश्चन आते। जिस राज्य में चुनाव हो तो उसमें टोटल सीटें कितनी थी, ये सब क्वेश्चन आते रहता है। आज जो व्यक्ति अभी मुख्यमंत्री बने, पहले वो कौन से मंत्रालय में थे या किस पद पे रह चुके, सब चीज याद, पूरा बैकग्राउंड तैयार कीजिए, तब आप कमीशन के विद्यार्थी बनेंगे। 6 नंबर पे कर्नाटक, 7 पे गोवा। वही गोवा जहां क्या हुआ है, बोलो, G20 के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, जहां बिलावल को क्या कर दिया गया, बिलबिला दिया गया। सही बात है। जो पढ़ा लिखा, हमारे यहाँ कौन विदेश मंत्री है? विदेश सेवा का अधिकारी, जो कई देशों में विदेश सचिव के रूप में, कई देशों में वो एम्बेसडर के रूप में काम कर चुका व्यक्ति है। चीन और अमेरिका जैसे देश में वो एम्बेसडर रह चुके हैं। तो जो उनके पास अनुभव है, ये नया आदमी को, एक नया लड़का जो पढ़ लिख के आया, थोड़ा मोड़ा बोलता है, उसको विदेश मंत्री बना। पाकिस्तान में सबसे बड़ी कमी क्या है ना, कि योग्य व्यक्ति कभी भी सही पद पर वहाँ नहीं जाता। ये बात हमेशा दिक्कत रहा है। इमरान खान बहुत बेहतरीन स्टेप लिए हैं, वहाँ कम से कम सेना पर उंगली उठाए। वहाँ सेना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ आर्मी के कारण आज उस देश तरक्की नहीं कर रहा है। कुछ भी इधर उधर स्वार्थ की बात सेना का नहीं होता ना, तुरंत सेना कब्जा कर लेती है। सेना पर प्रहार करना, उसने कहा है कि 1948 में आप हारे, 1965 में भारत से हारे, 1971 में भारत से हारे, तो आप बढ़िया थे तो काहे हार गए थे? इसका मतलब आप गंदे हैं, आप में सुधार होना चाहिए। तो पूरा देश को पहले जागरूक करो और संविधान में ऐसा रिफॉर्म करो कि इंडिया जैसी सेना बने, वहाँ लोकतंत्र कायम हो, तब पाकिस्तान डेवलप होगा। वरना सेना का कब्जा जब तक रहेगा, वहाँ का लोग कहते थे पाकिस्तान की सत्ता 3 लोगों से चलती है, AAA। पाकिस्तान की सत्ता, सुभाष कश्यप बहुत बड़े राइटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान की किताब लिखते हैं वो, लक्ष्मीकांत की तरह। सुभाष कश्यप ने लिखा, बताया, हम उनकी क्लास ले रहे थे, हम पढ़ते थे उस समय, तो आए थे कोचिंग में पढ़ाने, हम क्लास बोले पाकिस्तान के शासन 3 लोगों से चलता है, AAA से, आर्मी है ना, दूसरा अलकायदा जो आतंकवादी संगठन है, और तीसरा अल्लाह। अल्लाह का मतलब मस्जिद। मस्जिद का जो इमाम जो बोल देगा, पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल पाएगा। वहाँ लोकतंत्र और सत्ता से सत्ता नहीं चलता, संविधान से सत्ता नहीं चलता, वहाँ AAA से सत्ता चलता। बात सत्य नहीं था, ये सच था, कहीं ना कहीं सच है। आर्मी तो है ही, अलकायदा वाले जो आतंकवादी संगठन बोल देंगे काहे पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता, इसके पीछे कारण क्या है? उनको लगता है कि भैया यही देश को क्या करेंगे, यूनाइट करके रखते हैं। और तीसरा मस्जिद से भी चलता था। आज शांत देश आपको चाहिए या धर्म वाला देश चाहिए आपको? शांत देश। पाकिस्तान आज शांत होता तो मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, पता है ना? कुछ दिन पहले कभी सुना है कि इंडिया में मस्जिद में नमाज समय ब्लास्ट हो गया और कुछ लोग मारे गए? इंडिया में कभी ऐसा सुना है आपने? पहले मंदिर में कई बार, अक्षरधाम मंदिर में ब्लास्ट हुआ था एक बार, बहुत पहले की बात है। और पाकिस्तान में हमेशा ही घटना घट जाता है। वहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, अभी भी किसी भी काफिले पर हमला हो सकता है। खुद इमरान खान को देखिए, उस गोली लगी थी। तो पाकिस्तान में आप न नमाज पढ़ते सुरक्षित हैं, न कुछ सुरक्षित हैं। तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिलावल को बिल बिलाया गया तो सही बिल बिलाया गया, वो गलत, वो लोग सभी लोग, पूरा सिस्टम में सड़ा हुआ है। 8 नंबर पे आइए महाराष्ट्र। 8 नंबर पे आइए महाराष्ट्र। 8 के बाद 9 पे लिखे गुजरात।
बस ये 9 राज्य छूते हैं। समझ में आ रहा है? अब आ जाइए, हम आराम आराम से इसलिए चल रहे हैं विद्यार्थी जी ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो भारत की जो जलीय सीमा है, ऑनलाइन वाले भी देखिएगा, भारत की जलीय सीमा देख लो, यहाँ इधर देखो, भारत की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत में जलीय सीमा की लंबाई कितना है जी? पहले सुन लीजिए पूरा, 6100 किलोमीटर। सुन लो, लंबाई का मतलब फीता लीजिए और किनारे किनारे नाप लीजिए। जो नाप के आता है वो कितना किलोमीटर आता है? 6100 किलोमीटर। लेकिन इंडिया में खाली यही है, मुख्य जमीन को नापिएगा तो 6100। इसमें अगर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, भारत के कब्जे में जितने भी आइलैंड हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, न्यू मुरे द्वीप, गंगा सागर द्वीप, अलिया बेट, खड़िया बेट, एलिफेंटा द्वीप, इंडिया में कई द्वीप हैं भारत के कब्जे में। उनको भी अगर फित्ता से नाप लीजिए, नाप के इसी में जोड़ दीजिए, तब आता है 7516.5 किलोमीटर। दो मतलब कि अगर आइलैंड का भी लंबाई नाप के इसी 6100 में ऐड कर दे, खाली मुख्य भूमि की लंबाई पूछे तो 6100 और आइलैंड को मिलाकर पूछे टोटल लंबाई तो 7516.5 किलोमीटर। कहीं कहीं 6 किलोमीटर भी देता, 7516 पॉइंट कहीं कहीं 6 भी लिखता है, तो आप 7516 कम से कम याद रखिएगा। तो भैया भारत की जलीय सीमा की लंबाई केवल मुख्य भूमि का पूछे, मेन लैंड का पूछे विद्यार्थी जी तो कितना होगा? और अगर पूछा जाए आपको भारत की टोटल लंबाई पूछा जाए तो 7516.5 किलोमीटर। याद रहेगा आप लोगों को? और भारत का जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की सुनो स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नोट कर लीजिए, भारत की स्थलीय का छूटा, अच्छा धीरे धीरे बोलते हैं, भारत की लिखो स्थलीय सीमा की लंबाई, पीछे से जा पड़ोसी नहीं बढ़िया लिख रहा है, लिखो भारत की, अच्छा तेजी से बोले तबे नहीं इतना बात बोल गए जी, नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा में इतना बात कोई नहीं पढ़ाता। 1 घंटा में जितनी बात हम बोल गए, जितनी चीज़ तुमको पूरा दुनिया घुमाए, आपको याद है ना, रूस को डिवीजन करवाए, रूस को पहले क्या बोलते थे, सारी बात बताते हुए बिलावल विदेश मंत्री का मंत्रालय का सभी G20 के विदेश मंत्रियों का मीटिंग कहाँ हुआ, एक वो करंट भी क्लियर किए नहीं जी। हाल में भारत नंबर 1 बन गया जनसंख्या में, कितनी बात बता देता हूँ। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइएगा ना तो हम जो मोती लुटा रहे हैं उसमें 1 माला नहीं 5-6 माला रोज लूट के जाइएगा, न तो 1 माला से काम चलाना पड़ेगा। 108 बार जपिए, चलते बनिए। तो लिखिए, कोई बात नहीं, आराम से बोल रहे हैं। देखिए भारत की केवल मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, मुख्य भूमि की, दुखी मत हुआ करो, थोड़ा सा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, तब पढ़ाई करो। एकदम अंदर से लगता है कि एकदम पीड़ादायक मुंह बना के बैठ जाते हो। जीवन में बड़ी तकलीफ है और उसमें मुस्कुराना है। हम मुस्कुराने का पैसा, दुखी होने का भी नहीं लगता, मुस्कुराने का भी नहीं लगता। तो हम जब पैसा न लगना है तो फिर हम खुशे रहेंगे, बात खत्म है। और जब तकलीफ आए ना तो जोर से हंसिए, तकलीफ डरे भाग जाए। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। और चिंता रहने से, दुखी होने से भी समस्या का हल निकले, हम पढ़ाने ना आवे, हम घर पे दिन रात कमरा में बैठ के चिंता करें। चिंता से काम खराब होता है। जब तकलीफ आए तो और मजबूत होकर काम कीजिए, मुस्कुराइए, धीरे धीरे सोल्यूशन निकल जाता है। और दुखी रहिएगा तो और फंस जाता है मामला। हमने देखा है कि दुखी होने पर आप हड़बड़ा जाते हैं और उसमें और गड़बड़ होता चला जाता है। भाई सुनिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई मुख्य भूमि का 6100 और आइलैंड को मिलाकर कितना, टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया एक्सक्लूड आइलैंड, आइलैंड को हटाकर 6100 किलोमीटर एंड इंक्लूड आइलैंड 7516.5 किलोमीटर। अब भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री कितना होगा, 15,200 किलोमीटर। याद रहेगा भाई। चलिए, भारत का कुल क्षेत्रफल, फोन नंबर की तरह याद रखिएगा, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर।
भाई फ़ोन नंबर याद रहता है ना जी, 9990909110, 8434274855, 8121345678, याद रहता है कि नहीं? बचपन में पढ़ाई याद रहता था या नहीं रहता था? पर पूरे परिवार का नंबर जरूर याद कर लेते थे। पिताजी भी नंबर भुलाते थे तो पूछते थे याद है क्या तुमको उसका नंबर, 2 मिनट में बता देते थे। किताब की बात याद ना हो लेकिन सबका नंबर याद रहता था बचपन में। तो इसी नंबर याद रखिए 32878263। अगर ऐसे याद करिए 32,87,000 तो फिर याद रहा। 32 लाख क्या हो जाएगा, 32 करोड़ या 32,000? तो भैया याद करो 32,87,263। बोलो 2 बार, दूसरी बार 32,87,263। ये भारत का कुल क्षेत्रफल कैवां स्थान, 7वां। कितना परसेंट? 2.4%। अब आ जाइए भारत की लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण, भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई ये चीज आप बता रहे थे उस समय 2900 किए थे। हम समझ रहे थे कि आपकी समस्या क्या है। भारत का उत्तर से दक्षिण, ऊपर में नॉर्थ होता है मैप में जी, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर बायां हाथ वेस्ट, दाहिना हाथ ईस्ट। भारत का बच्चा जी उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? बस इतने किलोमीटर में हम समाप्त हो जाएंगे। अब भारत का पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, एकदम नोट करके याद कर जाइए, ठीक है? बाद में मिलते हैं कल, पूरा तहकीकात करके आइएगा तब, अभी नहीं। अभी जो हम बतावें, ओशो ने क्या कहा? ओशो माने रजनीश, हमारा भी नाम रजनीश है और हम भी ओशो की तरह ही हैं, मान के चलो। उन्होंने कहा मेरी सभा में जब आओ कुछ सुनने तो चप्पल जूता के साथ दिमाग भी बाहर उतार के आओ, तभी सीख पाओगे। दिमाग में अगर चलेगा ना कि इनसे ज़्यादा तो हम जानते हैं, तो तुम यहाँ आए काहे थे? पैसा लगा के, वो भी क्यों? गलत बोल रहा हूँ भाई? आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सबको बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ चप्पल दिमाग उतार दीजिए बाहर और यहाँ आइए, तो उससे क्या होगा? दिमाग खाली रहेगा। क्योंकि आपके पास जो है मैं छीन नहीं सकता। चालाकी किस में है कि जो मेरे पास वो लेके चले जाए, है ना जी? तो फिर भी अगर कोई ऐसा लगे कि कोई फैक्ट मिसिंग हमने बता दिया तो आप पूरा स्वतंत्र। अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को नहीं, जिसके पास गूगल है उसके लिए फारसी क्या। डालिए तुरंत कि भारत का पश्चिम से पूरब लंबाई, किसी पर मोबाइल है तो 2 मिनट में आ जाएगा कि 2800 की 2933। है बात कि नहीं? आजकल तो लोग गूगल लेकर बैठा रहता है क्लास में, तुरंत मारेगा गूगल, अब पकड़ा जाता है। जिस गूगल करते हो तो 2-3 फैट देते हैं पहले उसको। हो गया 2933 और 3214। याद रखिएगा भारत में कई बड़े लाइन, आप जानते हैं ना कि दुनिया में कई बड़े लाइन है, पता है आपको? जो बीचों बीच पूरा, सुनो, दुनिया के जो मैप है, आप पीछे आगे मैप देखिए, पड़ा हुआ है आपका, उसमें कुछ लाइन देख रहे होंगे, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, कुछ लाइन दिखाई दे रहा है उस पर मैप के ऊपर। अरे बगले में तो मैप, उधर कहाँ देख रहे हो? इधर, इसी को देखो ना, बिहार का मैप। बिहार के मैप में लाइन ना दिखाई दे रहा है? अरे कुछ लाइन ऐसे ना खींचा हुआ, ऐसे लाइन दिखाई दे रहा है, देखो तो यहाँ पर देखो, लाइन ना है, ये सब पहुंचे, ये सब ई लाइन है, ई लाइन है, दिखाई दे रहा है ना? तो लाइन है भैया। तो जो लाइन पश्चिम से पूरब खींचा जाए, देखो मेरे भाई, उसको हम अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश या लैटिट्यूड बोलते हैं। वो सब लैटिट्यूड है, सब लैटिट्यूड है, जो भी पूरब से पश्चिम खींचा गया। और जो लाइन उत्तर से दक्षिण खींची गई, जो लाइन उत्तर से दक्षिण खींची गई, वो सब क्या है? देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, जानते हैं ना आप लोग इसको? जो लाइन पश्चिम से पूरब, ऐसे लैटिट्यूड अंग्रेजी में, तो लेटा हुआ लैटिट्यूड। बचपन में नहीं समझ में आता था तो गुरुजी समझाते थे, बेटा लेटा हुआ लैटिट्यूड, और जो लंबा है उसको लॉन्गिट्यूड। याद हो गया? लेकिन अब ऐसे मत करिए, पश्चिम से पूरब जो खींचा जाए लाइन, उस सबको अक्षांश कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण खींचा जाए उसको देशांतर कहते हैं। पता है ना आपको? जो पश्चिम से पूरब खींचा जाए उसे क्या बोलते हैं?
अक्षांश, और जो कितने बजे तक क्लास है ये? 10:30 तक ही ना, तो आज हम लोग यहीं रोकते हैं इसको, ठीक है ना। और पढ़ाते मज़ा आ रहा था हमको भी, लेकिन अब सर कहेंगे कि हमारा टाइम खा जा रहे हैं, है ना। टेस्ट है, अच्छा फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं, अच्छा लगेगा हमको भी। देखो लैटिट्यूड क्या होता है? जो पश्चिम से पूरब खींचा जाए उसे अक्षांश, और जो उत्तर से दक्षिण खींचा जाए उसे देशांतर कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। और ग्लोब पर जो अक्षांश देशांतर का जाल है उसको ग्रीड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीड। अक्षांश देशांतर के जाल को कभी कभी पूछता है, क्या बोलते हैं? ग्रीड। और जहाँ पर अक्षांश देशांतर कटते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं जी? गोरे। जहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कट हो रहा है ना, यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट, वो कट पॉइंट को बोलते हैं गोरे। कट पॉइंट को क्या बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में? गोरे। और पूरा जाल को क्या बोलते हैं? ग्रीड। पूरा जाल को क्या बोलते हैं? ग्रीड। और जहाँ जहाँ कट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? गोरे। और जो पश्चिम से पूरब लाइन खींचा गया उसे अक्षांश लैटिट्यूड, और जो उत्तर से दक्षिण खींचा गया उसे क्या? देशांतर। एक चैप्टर हम बाद में पढ़ाएंगे, तत्काल कुछ समझाना था इसलिए हम बता रहे थे। समझ गए इतना बात? ये अक्षांश देशांतर वो चैप्टर है पूरा है जो हम पढ़ाएंगे आपको। देखिए भाई जी, इधर आइए आप लोग, इधर देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि धरती पर देखो मेरे भाई, धरती पर कुछ लैटिट्यूड खींच रहे हैं हम लोग 0 डिग्री, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। धरती के बीचों बीच जो लाइन गुजरती है उसको विषुवत रेखा या इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा मतलब धरती के बीच की रेखा। भू माने धरती और मध्य माने बीच, और रेखा अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? इक्वेटर। धरती के बीचों बीच जो धरती को 2 टुकड़ा में बांट दे बराबर बराबर, उस लाइन को बोलते हैं भैया विषुवत रेखा या इक्वेटर। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। आप जानते हैं ऊपर में नॉर्थ नीचे साउथ। हमने 23.5 डिग्री ही क्यों लिया? क्योंकि धरती अपने एक्सिस पर कितना झुकी है। हमने 23.5 काहे लिया? क्योंकि धरती अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है। आप जानते हैं ना कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है लेकिन अपने एक्सिस पर भी घूमती है, पता है ना। धरती सूरज के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटा में चक्कर लगाती है, पता है नहीं बात। लेकिन धरती अपने एक्सिस पर भी घूमती है अबाउट 24 घंटे, है ना। 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड जो है, समझ में आ रहा है बात। धरती अपने एक्सिस पर भी घूमती है, ये बात सबको पता है। इसी कारण से तो दिन और रात होता है। धरती अपने एक्सिस पर झुकी है, घूमती है, इसी कारण दिन और रात होता है। और दिन और रात की लंबाई में अंतर होता है। दिन और रात की लंबाई में अंतर क्यों होता है? क्योंकि धरती अपने एक्सिस पर झुकी है। लेकिन दिन और रात होता क्यों है? क्योंकि धरती अपने एक्सिस पर घूमती है, इसी कारण से दिन और रात होता है। धरती जब अपने, अब उतारना बंद कर दो, ठीक है, उतार लेना, थोड़ा सा रुक जाओ। धरती अपने एक्सिस पर घूमती है, इस कारण से दिन और रात होता है। एक्सिस पर घूमना मतलब खुद में घूमना। जैसे मान लीजिए हम घूम रहे हैं, ये हम एक्सिस की तरह लट्टू की तरह एक्सिस पे घूम रहे हैं और घूमते घूमते आगे भी बढ़ रहे हैं, घूमते घूमते ऐसे हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। भैया ये स्पिन बॉलर जब बॉल फेंकता है ना तो उसका बॉल अपने में भी घूमता है और आगे भी बढ़ता है। तो धरती क्या है? अपने में भी घूम रही है और सूरज के चारों ओर घूमते घूमते चक्कर लगा रही है। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटा लग जाता है पृथ्वी को, लेकिन एक्सिस पर घूमने में अबाउट 24 घंटे। 24 घंटे में अपने एक्सिस पर घूम जाता है। इसीलिए दिन और रात की लंबाई कितना होता है जी? 24 घंटा। पता है आपको? तो धरती झुकी हुई अपने एक्सिस पर कितना? 23.5 डिग्री। और जिस ऑर्बिट पे धरती घूमती है, धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है, सन के चारों ओर। धरती अपने एक्सिस पर कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। याद रखिएगा, इसको अक्ष कहते हैं। एक्सिस मतलब अक्ष। 23.5 डिग्री झुकी है, लेकिन धरती अपने ऑर्बिट पर कितना झुकी है? 66.5 डिग्री। धरती अपने ऑर्बिट पर कितना झुकी है? 66.5। ऑर्बिट माने जिस रास्ते पर धरती घूम रही है, इसको कक्षा बोलते हैं। अपने कक्ष पर, अपने ऑर्बिट पर धरती कितना कोण बना रही है? 66.5 डिग्री। और अपने एक्सिस के साथ धरती कितना बना रही कोण? एकदम याद कर लीजिए, परीक्षा में आते रहता है कि धरती अपने एक्सिस पर कितना कोण बनाती है? अरे अक्ष पर कितना बनाती है? 23.5। कक्ष पर, कक्षा जिस पर घूम रही है उस पर कितना बनाती है? 66.5। याद रहेगा भाई। इसीलिए लाइन हमने कहाँ खींचा? 23.5 पर।
धरती जितने पर झुकी है उतने डिग्री पे लाइन खींचा। धरती अपने कक्ष पर कितना झुकी है? 66.5। कितना झुकी है? 66.5। नॉर्थ साउथ। ऊपर को नॉर्थ पोल बोलते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और नीचे को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये बात हुआ। अब सुनिए, पहले लिखना कुछ नहीं फायदा, ये सब किताबों में लिखा हुआ है, कोई लाभ नहीं भैया नोट्स बनाने का। कौन कह दिया है? नोट्स पड़ा रह जाता है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, पहले समझ लीजिए, कॉपी में उतार लेंगे, नहीं समझेंगे कोई फायदा नहीं। पढ़ेंगे फालतू रहेगा, माथा पकड़ेगा, समझा रहेगा, सब क्लियर है जी, क्लियर है जी। बीचों बीच जो लाइन गुजरा उसको भूमध्य रेखा। 23.5 पे लाइन क्यों खींचे बताओ? क्योंकि धरती झुकी है अपने एक्सिस पर और ऑर्बिट पे कितना झुकी है? 66.5। तो 23.5 डिग्री को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हम टाइम देंगे नोटारने के लिए। अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी उल्टा लिखा गया। 23.5 को नहीं लिखिएगा भाई, आप इसको लिखिए करके मकर रेखा। मकर 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल यानी आर्कटिक ब्रीथ, आर्कटिक ब्रीथ। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक ब्रीथ, अंटार्कटिक ब्रीथ यानी अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। लिखिए ना, एक्चुअली हमको बताना था अभी, बोले सर इंडिया का परिचय बताते बताते कहाँ चले गए। हमको बताना था कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है। हम ऐसी डायरेक्ट लिखवा देते, बेटा लिखो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तब मन में सोचते हैं कर्क रेखा क्या होता है। कई लोग जानते हैं और कई लोग ये सोचते, जो नहीं जानते सोचते ना भाई कि पता नहीं कौन सी बोल गए कर्क रेखा, ये होता क्या है जी। इतना बात हम इसलिए बताते हैं ना कि कोई बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ा हो, उसके पास कुछ नॉलेज ना हो, पूरी बात एक एक बात यहाँ से जाए तो बोले नहीं यार एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इतना दूर तक हम जाते हैं ताकि एक भी बात ऐसा ना हो जो हम बोले आपको लगे यार अननोन है, नहीं पता चल रहा है, ऐसा ना हो। इसीलिए हमको इतना दूर तक आना पड़ता है। ये सब बताने का इंडिया में परिचय में कोई मतलब नहीं है, खाली बताने बस इसलिए आया हूँ कि आपको ये पता चल जाए अच्छा ये होता है रेखा। तो 23.5 डिग्री पे जो लाइन खींचे, वो लाइन को ऊपर में बोलते हैं, नॉर्थ में बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और सुनिए 66.5 ऊपर को बोलते हैं आर्कटिक सर्किल और नीचे वाले को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल, अभी उतारिए फिर देखते हैं क्या। उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अभी खींचेंगे तो ना खींचे हैं उसको, उसकी जरूरत है भारत में। उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, उसको बोलते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम। उसको 3 नाम से जानते हैं, वैश्विक मानक समय, ग्रीनविच मीन टाइम, प्राइम मेरिडियन। ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो बोलिए 0 डिग्री देशांतर। आओ नाम पूछिएगा तो लिखिए, पहले बनाइए इसको। हम हैं तो क्या गम है। अब यही पूरा अक्षांश देशांतर पढ़ लीजिएगा हमसे, चैप्टर भी तो आने दीजिए। हो गया। हमारी कोशिश होती है ना कि हर क्लास में आपको कुछ बढ़िया बताया जाए। इससे पिछला क्लास जो भारत का परिचय पढ़ा होगा उतना नहीं पढ़ा होगा। अब अगला क्लास जो लेंगे ना हम फिर उसमें कुछ और जुड़ जाएगा। हर क्लास को कुछ बेहतर बनाता चला जाता हूँ ताकि हमेशा हमारी संभावना बनी रहे। लोगों ने बोले अब तो पढ़िए लिए, अब उनके पास बचा क्या है, सब तो हम लोग ले लिए हैं उनसे।
बेटा भी बड़ा, बचा बहुत कुछ है। पर कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे आता है वो सब आपको बता दें। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है ना भाई? चलिए, दीवार से लगना है कि नींद आना है। हम देख रहे हैं कि आप लगातार जम्हाई ले रहे हैं। वो अनैच्छिक क्रिया को ऐच्छिक क्रिया में बदल दिए हैं आप। अनैच्छिक क्रिया जम्हाई लेना, छींक आना, लेकिन जब वो थक जाइएगा तो ऐच्छिक क्रिया में बदल गया जी। ऐसा करके पढ़ रहे तो क्या हुआ? नींद आएगा, कन्फर्म है। ये अनैच्छिक का है, ऐच्छिक क्रिया हो गई। फिर लीजिएगा जम्हाई, एकदम 90 डिग्री पर ही ऐसे। हाँ, तब कुछ लोग ऐसा बैठे, ऐसा लगे कि अभी बुढ़ापा आ गया। हो गया जी। देखिए, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद करने का मेथड में बता रहा हूँ आपको, जीवन में नहीं भूलिएगा। आज के बाद कौन रेखा को क्या, ये तो समझ गए 23.5 66 क्यों खींचे, ये भी समझ गए। उस धरती झुकी है उतने डिग्री पर। देखिए, धरती के बीचों बीच से जो लाइन गुजर रही है उसको तो हम जान रहे, इक्वेटर बोलेंगे तो भूलेंगे कभी नहीं आप। भूलते हैं हम कर्क और मकर में, 23.5 कर्क मकर बोलते हैं, 23.5 आ जाता है। पर कंफ्यूजन तक कौन नॉर्थ और कौन साउथ, कंफ्यूजन तो एकदम होना ही है। आज के बाद नहीं होगा। इससे भी ज़्यादा कंपटीशन होता, सॉरी कंफ्यूजन होता है आर्कटिक और अंटार्कटिक में। एक जैसा लगता है यार, ऊपर वाला अंटार्कटिक था कि नीचे वाला आर्कटिक था, होता है ना। आज के बाद नो कंफ्यूजन। ऊपर वाला नाम छोटा, नीचे वाला बड़ा। बड़ा नाम नीचे, छोटा नाम ऊपर। कर्क मकर, कैंसर कैप्रिकॉर्न, नहीं जी, पॉपकॉर्न नहीं। आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सुनो, ऊपर नाम छोटा, आर्कटिक अंटार्कटिक। अब भूलेंगे कभी? बताओ, 66.5 साउथ को क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक। नॉर्थ को क्या बोलेंगे? आर्कटिक। 23.5 साउथ को क्या बोलेंगे? कर्क की मकर। बड़ा नाम नीचे, छोटा नाम। अब कभी भूलेंगे आप लोग? कैंसर छोटा, कैप्रिकॉर्न बड़ा। तो बड़ा नाम नीचे, छोटा नाम। अब नहीं भूलोगे जिंदगी में कभी नहीं। अब सुनिए, इंडिया से कौन गुजरती है? कर्क रेखा। इंडिया से कौन गुजरती है? इंडिया से कितना लाइन हुआ? 1 2 3 लाइन। नीचे भी तो सेम चलेगा, 3 लाइन में हुआ जी। 3 लाइन में इंडिया में कौन लाइन गुजरती है? कर्क रेखा। इस सारे लाइन में, और 3 में से तीनों लाइन कहाँ से गुजरती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों लाइन कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका से। अफ्रीका अकेला ऐसा महादेश है, 7 महादेश में अकेला महादेश अफ्रीका है, जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर तीनों गुजरती है। दुनिया का एकमात्र कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है। ये सारे लाइन सब जगह से नहीं गुजरेगी, तो पता चला कि उत्तर से दक्षिण तक एक ही देश को रहना पड़ेगा। सुनिए, 3 रेखा गुजरती है, 3 सारे लाइन में 3 लाइन, सबसे ज्यादा 3 लाइन गुजरती है कहाँ से? अफ्रीका से। कौन कौन? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका से। और इंडिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। इंडिया से इनमें से कौन गुजरती है? केवल कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाया है, मित्र पर गमछा झार नहीं, वो ठीक नहीं है। गुराम झा, झा जी हैं, एक मधुबनी के रहने वाले हैं, सहरसा मधुबनी, उधर झा जी लगाते हैं। टाइटल में क्या लगता है? झा, है ना। गुराम झा, हम समझते हैं टेस्ट है शायद। छबंग मित्र, ले आइए पेपर ले आइए। गुराम झा छबंग मित्र। कैसे मित्र हैं? दबंग मित्र नहीं है वो, छबंग मित्र हैं। याद रखेगा, गुराम झा कैसे मित्र हैं? छबंग मित्र हैं जी। यहीं से गुजरती है कर्क रेखा। इसका ट्रिक को बता दिए। गुराम झा दबंग नहीं, छबंग, छबंग मित्र। उतारो, उतारना है तो अभी 2 पॉइंट और बताएंगे तब छुट्टी देंगे, इसलिए पेपर मंगवा लिए। गुराम झा छबंग मित्र, गुराम झा छबंग मित्र। गु से लिखिए गुजरात, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, बंग से पूरा ले लीजिए बंगाल, बंग से बंगाल, मी से मिजोरम,
और त्रिपुरा से त्रिपुरा, यही 8 राज्य हैं। समुद्र कितने राज्यों को छूता है? 9 राज्य को। और कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? कंफ्यूजन मत कर देना उल्टा पुल्टा। कर्क रेखा गुजार देना 9 से और समुद्र को छुड़ा देना 8 से, तब मामला बिगड़ जाएगा गुरु। होता है कंफ्यूजन, परीक्षा में जब जाइएगा ना तो अब प्रेशर में हो जाता है कंफ्यूजन। समुद्र को 9 छूता है, अब वहाँ गोवा छूट जाएगा तो 8 गिन आएगा, तो तुरंत मार जाएगा कर्क रेखा 9 से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब ध्यान रखना है। कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्य से। गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, मध्य मध्य प्रदेश, 6 से झारखंड, 6 से छत्तीसगढ़, बंग से बंगाल, मी से मिजोरम, 13 से त्रिपुरा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इंडिया से बस एक ही रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। हो गया भाई? क्लियर है? उतार लिए सब लोग, पन्ना बदल दें। अच्छा, भारत का जो टाइम है, आज टाइम निकालना कल सिखाते हैं, है ना। आज चूंकि आ गया पेपर, आप भी कभी उधर देख रहे हैं तो वो भी कभी हम पर देख रहा है, तो ऐसे में हम लोग दूसरे को देखते रह जाएंगे, कोई सीख नहीं पाएगा, कंसंट्रेशन भंग रहेगा। इसलिए आप लोग को कैसा लगा आज की क्लास? मजा आया? तो लगातार अब हमारी क्लास होने वाली है, रोज जुड़ेंगे। अब बुधवार को याद रखिए, जितना पढ़ा रहे हैं ना, इस पर एक टेस्ट लेंगे जिसकी संख्या होगी 50 क्वेश्चन, और टेस्ट में जो लड़के टॉप 3 में आएंगे उनको एक एक प्राइज देंगे हम। अगर 3rd रैंक पे ज़्यादा लोग आ गए तो 1st और 2nd को इक्वल प्राइज देकर निकल जाएंगे हम। ये बात पहले ही बता दें, लड़िएगा मत कि हमको भी चॉकलेट दीजिए, हमें भी दो, हमें भी दो, मारा पिटी मत कर देना।